Hello everyone, this side Ashish. Today we are going to start a new awareness training over BS ISO 17258, and the version of this standard is 2015. This is the first version of this standard. The title of the standard is Statistical Methods Six Sigma Basic Criteria Underlying Benchmarking for Six Sigma in Organization. And this training is offered through my company, Edison Quality Registrar. You can see the logo of my company, EQR, that is, and um, the, here below it is written awareness training by uh, AKC. So that is me. So हम शुरू करते हैं. Uh, सो सिक्स सिग्मा एक बहुत ही पुरानी प्रैक्टिसेस हैं. एक इम्प्रूवमेंट के माइंडसेट से ऑर्गेनाइजेशन में यूज होती है. जब आप फोकस होते हो इम्प्रूवमेंट की तरफ बात करते हो, आप वर्ल्ड क्लास बनने की बात करते हो कि हम वर्ल्ड क्लास अपने जो हमारा प्रोडक्शन सिस्टम है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी प्रोडक्टिविटी है, परफॉर्मेंस है, उसको हम वर्ल्ड क्लास की पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन करना चाहते हैं, तब सिक्स सिग्मा का यूज आता है. अभी तक आपने रैंडमली देखा होगा, सब लोग सिक्स सिग्मा के बारे में बात करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं उसकी, या फिर ग्रीन बेल्ट, येलो बेल्ट, ब्लैक बेल्ट, मास्टर ब्लैक बेल्ट की बात करते हैं कि हम सिक्स सिग्मा की कॉम्पिटेंसी इस लेवल की है उनकी. लेकिन 2015 से पहले कोई पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म नहीं था, कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं था सिक्स सिग्मा को डिफाइन करने का. 2015 में ये स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश हुआ, ISO 17258 2015. इसके साथ ही इसके 8 और स्टैंडर्ड्स हैं जो टोटली गवर्न करते हैं सिक्स सिग्मा की जो मेथड्स हैं ओवरऑल, जो कि एक साथ यूज करना पड़ता है हमें सिक्स सिग्मा इम्प्लीमेंटेशन में. तो ये हम पहला स्टैंडर्ड यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जिसके बारे में अवेयरनेस ट्रेनिंग कर रहे हैं. 17,258. ठीक है. तो यहाँ पे क्लियरली पहले बेंचमार्क की बात की गई है और बेंचमार्किंग की बात की गई है कि आप बेंचमार्क कैसे करोगे, उससे क्या क्राइटेरिया होने चाहिए. ठीक है, उसके स्टैटिस्टिकल मेथड्स क्या हैं. ठीक है, फिर फर्दर जब हमारे पास बेंचमार्क होंगे तो हम उसकी फिर फर्दर बेंचमार्किंग कैसे करेंगे. तो बेंचमार्क आप समझते होंगे, बेंचमार्क किसे कहते हैं कि हम एक हमारे लिए कंपेयर करने का एक तरीका हो हमारे पास, जिसके रिस्पेक्ट में हम अपनी चीज़ों को कंपेयर करें. वो इंटरनल हो सकती है, एक्सटर्नल हो सकती है. ठीक है. तो इस तरह से बेंचमार्किंग करते हैं और उसके रिस्पेक्ट में चीज़ों को इवेलुएट करते हैं. जो हमारे रिजल्ट्स निकल के आते हैं, अ, जो डेटा हमारे निकल के आते हैं, जो सिस्टम को मॉनिटर मेजर करते हैं, ये सारी चीज़ों को अच्छे से इस स्टैंडर्ड में डिफाइन किया गया है. और आगे चलेंगे हम तो वन बाय वन आपको समझने में मिलेगा कि कैसे चीज़ों को करना है इस स्टैंडर्ड के रिस्पेक्ट में. और आप किसी भी इंडस्ट्री से हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से हो, कोई भी कितना भी बड़ा आपका काम हो या फिर छोटा काम हो, तो ये सिक्स सिग्मा आपके ऊपर अप्लीकेबल है. इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि कहाँ पे आप इसको अप्लाई करते हो. लेकिन इसके लिए एक जो इनिशियली स्टैंडर्ड में 17,258 में जो एक रेफरेंस दिया हुआ है कि आपके पास एक बेसिक स्टैंडर्ड होना चाहिए मैनेजमेंट सिस्टम का, वो चाहे ISO 9001 हो या फिर कोई और मैनेजमेंट सिस्टम हो आपके पास, वो आपके पास होना चाहिए बेसिक फ्रेमवर्क, जिसके बेसिस पे आपने अपना एक मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप किया हो और आपके पास एक प्रोसीजर्स हो हर चीज़ का करने का, और KPIs हो. ठीक है, तभी आप इसको अप्लाई कर पाओगे आपके सिस्टम में. तो यहाँ स्टैंडर्ड में ISO 9000 का रेफरेंस स्पेशली देखने को मिलता है. ठीक है. इसके अलावा अदर मैनेजमेंट सिस्टम भी आप ले सकते हो, जैसे कि IATF का 16949 है, ISO 13485 है, ISO 22000 है. ठीक है. तो आपका मैनेजमेंट सिस्टम है उसका जो आप या तो जेनरिक जो ISO 9001 है उसको ले सकते हो, या फिर कोई स्पेशलाइज्ड मैनेजमेंट सिस्टम की जहाँ पे बात होती है उसको आप ले सकते हो एज अ फाउंडेशन फॉर फर्दर डेवलपमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर सिक्स सिग्मा आर्ट्स.
anyone like this 70258 or DFSS, Design for Six Sigma or DMAC. सो ये चीज़ें हैं, तो इसका ध्यान रखना है कि आपके पास बेसिक मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। शुरू करते हैं। ये फर्स्ट पेज है मेरी ट्रेनिंग स्लाइड का, और ये आपने थंबनेल से समझ लिया होगा कि ये स्टैंडर्ड BS ISO 17258 से डेवलप किया गया ये स्लाइड, इसको मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। मैंने इसमें अपने कुछ कीवर्ड्स लिए हैं स्टैंडर्ड से, जिसके बेसिस पे मैं आपको समझा सकूँ कि स्टैंडर्ड किस तरह हमें गाइड करता है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, और हम क्या फिर हमें फर्दर बेनिफिट कैसे मिलेंगे उससे। ठीक है, तो ये फर्स्ट पेज है। अब हम इसके सेकंड पेज पे चलते हैं। टोटल 19 स्लाइड्स हैं मेरी ट्रेनिंग वीडियो में। ये अपना पहला पेज है। सेकंड पेज पे चलते हैं। तो फर्स्ट पेज जो है वो इंट्रोडक्शन की बात करता है। अ, इसमें मैंने सारे क्लॉज कवर किए हैं 70,258 के। इसमें टोटली 8 क्लॉजेज हैं, और साथ ही साथ एक इंट्रोडक्शन का चैप्टर भी है। तो पहले मैंने जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में ब्रीफ किया यहाँ पे अपनी पीपीटी में। तो पहला पॉइंट आता है इंट्रोडक्शन में, वो उसमें जो कीवर्ड्स मैं लिए हैं वो बेंचमार्किंग, मेथड, level comparison, quality, performance and productivity, state of art, any improvement program, quantify any progress, इसमें evaluation, regulatory compliancy और financial performance evaluation, reference point, transparency, universal principle। तो ये सारे कीवर्ड्स लिए। अब मैं इनको यहाँ तक आपको ब्रीफ करता हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो सिक्स सिग्मा है वो डिफरेंट डिसिप्लिन्स में यूज होता है, जो कि डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज होंगी। ठीक है। हाँ। और सिक्स सिग्मा जो चीज़ है ये मतलब एक इवेल्युएशन स्टेप है बेसिकली, जिससे कि हम क्वालिटी, परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी इवेलुएट करते हैं कंपेयर करके बेंचमार्किंग के थ्रू। और ये स्टेट ऑफ द आर्ट होनी चाहिए। यहाँ पे स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ द आर्ट की बात करता है कि आपकी जो बेंचमार्किंग का तरीका होना चाहिए इवेलुएशन का, वो स्टेट ऑफ द आर्ट होना चाहिए। मतलब इस तरह का बना हो कि उसकी मतलब उसका जो मेथड्स हो वो बहुत ही एक्सपर्टाइज फॉर्म का हो, जिससे कि आप इम्प्रूवमेंट अपने सिस्टम में लेके आओ और अपने वर्ल्ड क्लास अपने आप को शो कर सको अपने बायर्स को, रेगुलेटर्स को। ठीक है, या अपने कॉम्पिटिटर्स को। ये सारी चीज़ें हमें करनी है। और यही जो स्टेट ऑफ आर्ट की बात है, ये इस स्टैंडर्ड को फॉलो करने से हमें सीखने को मिलती है कि हम कैसे चीज़ों को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाएंगे रिस्पेक्ट टू सिक्स सिग्मा। साथ ही साथ जो ये हमारा हम मेथड्स डेवलप कर रहे हैं बेंचमार्किंग का, सिक्स सिग्मा का, ये हम किसी भी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में इंटीग्रेट कर सकते हैं और किसी भी प्रोग्रेस को क्वांटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग रखिए। जैसे बात होती है सिक्स सिग्मा की, तो कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्री बात कर रहे हैं, सिक्स सिग्मा यहाँ पे एप्लीकेबल है और इसकी लिमिटेशन है। ऐसा स्टैंडर्ड में क्लियरली डिफाइंड है कि ये जो स्टैंडर्ड है ये किसी भी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में हम इंटीग्रेट कर सकते हैं और किसी भी प्रोग्रेस को क्वांटिफाई कर सकते हैं। इस बात की क्लियर अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप कर लीजिए। साथ ही साथ जो रेगुलेटरी कंप्लायंसी है आपकी और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इवेलुएशन है, उसको भी आप इसके थ्रू एक असेसमेंट प्रोसेस उसके लिए भी ये हेल्प करता है। इसके थ्रू आप इन चीज़ों को भी इवेलुएट कर सकते हैं और रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है। सो जो अपना बेंचमार्किंग का जो प्रोसेस है वो एक तरह से एक आपका ये होल प्रोसेस है, जिसके थ्रू हम चीज़ों को डाटा को कलेक्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं और रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं। और जो हमारा बेंचमार्क की बात होती है, बेंचमार्क है कि रेफरेंस पॉइंट जिसके रिस्पेक्ट में हम कंपैरिजन करता है, जैसा कि मैंने अभी पहले आपको बताया। और हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो हमारा जो इवैल्यूएशन का प्रोसेस है उसके लिए हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए। तभी हम इसका इन स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट करके इससे बेनिफिट ले सकते हैं। और यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन की बात होती है
उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं है, आप चीज़ों को हाँ कहीं ना कहीं मॉडिफाई कर रहे हैं, या फिर आप क्लियर नहीं है अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए, रेगुलेटर्स के लिए, तो ये सिक्स सिग्मा को इम्प्लीमेंट करने का आपके सिस्टम में कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन की बात होती है। तो पहले आपके सिस्टम को ट्रांसपेरेंट आपको बनाना है, तब जाके ये स्टैंडर्ड्स, आप कोई सा भी स्टैंडर्ड आप इम्प्लीमेंट करो अपने सिस्टम में, तब जब आपका सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, तब तक आप उसका बेनिफिट नहीं ले सकते हो। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट आता है अपना बेंचमार्क एंड सिक्स सिग्मा प्रिंसिपल्स। इसमें जो कीवर्ड्स हैं वो है सिग्मा, मेजर, 0 to 10 और मोर, सिक्स, वर्ल्ड क्लास, 3.5, बीपीएमओ, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, सिग्मा लेवल, excellence of product and service, applicability, all type sectors, process, all sizes, association, DMAC and DFSS। ठीक है, तो ये कुछ फर्दर इंट्रोडक्शन के ब्रीफ है इस स्टैंडर्ड के। सो जो सिग्मा है वो बेसिकली आप उसको एक मेजर समझ सकते हो कि एक मेजर करने का एक मीनिंग है सिग्मा, मेजर की मीनिंग है सिग्मा। ठीक है, और जो इसकी बेसिकली नंबर के रेंज में हम सिग्मा को मेजर करते हैं, वो 0 to 10 की बात करता है स्टैंडर्ड, या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और जो सिक्स डिजिट की हम बात करते हैं सिक्स सिग्मा में, वो बेसिकली एक ट्रेडिशनल वे है सिक्स को डिफाइन किया हुआ है। मतलब पहले प्रैक्टिसेस थी मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में, जो सिक्स था, सिक्स सिग्मा का मतलब ये था कि अगर सिक्स डिजिट आपका सिग्मा वैल्यू जो है वो सिक्स है, तो आप कहीं ना कहीं वर्ल्ड क्लास हो। आपके जो डिफेक्ट्स लेवल हैं, जो आपने सिक्स सिग्मा के अकॉर्डिंग, लिंक के अकॉर्डिंग डेवलप किए हैं अपने यहाँ, वो आपको वर्ल्ड क्लास बनाती है, और आप पे एक ट्रस्ट डेवलप होता है एज अ कंपनी। और जो सिक्स का मतलब है वो है 3.5 डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो ये सिक्स सिग्मा ये वहाँ से निकल के आया वर्ड सिक्स, सिक्स का कुछ ऐसा मतलब आज की डेट में आपकी इंडस्ट्री के ऊपर आप सिक्स को नहीं रिलेट कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया एक ट्रेडिशनल फॉर्म है सिक्स। जब लिमिटेशन थी मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री पे ये स्टैंडर्ड अप्लाई किया गया था, मतलब ये मैथोलॉजी अप्लाई की गई थी, तब स्टैंडर्ड नहीं हुआ करता था, तो वहाँ पे 3.5 की बात होती थी। ठीक है, लेकिन आज की डेट में हम सिक्स सिग्मा किसी भी इंडस्ट्री पे अप्लाई कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो वर्ल्ड क्लास होने के लिए जो सिग्मा का लेवल है, वो कुछ भी हो सकता है, 0 to 10 या फिर उससे ज़्यादा भी। तो ये लेकिन आप जब इवेलुएट करोगे अपने रिजल्ट्स को, उसके बेसिस पे ही डिफाइन कर सकते हो। इस बात का सही तरीके से ध्यान रखना है। यहाँ पे आप, अब कोई आपसे सिक्स सिग्मा पूछे कि सिक्स सिग्मा है क्या, उसमें सिक्स क्या डिफाइन करता है, सिग्मा क्या डिफाइन करता है, तो आप क्लियरली ये चीज़ें बता सकते हो। ठीक है, इसके साथ ही आप जो सिग्मा लेवल है वो किसी भी पूछ सकते हो, किसी भी इंडस्ट्री में आपका कोई कलीग फ्रेंड काम कर रहा हो, ठीक है, उससे पूछ सकते हो कि आपका सिग्मा लेवल क्या है। ठीक है, तो सिग्मा लेवल जैसे मैंने बताया सिक्स सिग्मा का डेफिनेशन, वैसे ही उसका सिग्मा लेवल 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है। और बेस्ड ओवर द यूर इंडस्ट्री जो सिग्मा लेवल है वो चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड क्लास बेंचमार्क। ठीक है, तो वर्ल्ड क्लास एक बेंचमार्क है, अलग अलग इंडस्ट्री के लिए डिफाइन होता है। आप अपनी कंपनी में पूछ सकते हो कि हमारा सिक्स सिग्मा लेवल का क्या बेंचमार्क है वर्ल्ड क्लास के रिस्पेक्ट में। ठीक है, सो वर्ल्ड क्लास का लेवल है वो डिफरेंट होगा अलग अलग इंडस्ट्री के रिस्पेक्ट में, अलग अलग सेक्टर्स के रिस्पेक्ट में। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि सिग्मा लेवल वर्ल्ड क्लास के रिस्पेक्ट में हमारा बेंचमार्किंग क्या है हमारी इंडस्ट्री में।
और ये जो वर्ल्ड क्लास सिग्मा लेवल है, ये इसेंशियल होता है जब भी कंसिस्टेंसी की बात होती है, डिलीवरिंग एक्सीलेंस ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की। तो ये ग्लोबल सप्लाई चेन है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो भी प्रोडक्ट बन के आए, जो भी सर्विसेज दी जाए, वो उनकी जो कंसिस्टेंसी हो वो बहुत अच्छी हो, या फिर जो उनका बिजनेस एक्सेलेंस है वो बहुत अच्छा हो। तो उसके रिस्पेक्ट में वर्ल्ड क्लास सिग्मा लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को डेवलप करनी है कि आप वर्ल्ड क्लास जो सिग्मा लेवल है आपकी इंडस्ट्री का, उसको आप अचीव कर सको। और जैसा कि मैंने बताया कि ये हर तरह के सेक्टर्स पे अप्लीकेबल है, बेंचमार्किंग सिक्स सिग्मा की है, हर तरह के प्रोसेस पे अप्लीकेबल है, और हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन के साइज के ऊपर ये अप्लीकेबल होती है। ठीक है, साथ ही साथ हमें डी मैक को भी अप्लाई करना है, उसको फर्दर हम किसी ट्रेनिंग में कवर करेंगे डी मैक को और डी एफ एस एस को। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सिक्स सिग्मा को। जब आप इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हो, ट्रेनिंग की बात करते हो, तो आपको डी मैक की नॉलेज होनी चाहिए। उसके अलग स्टैंडर्ड्स हैं, डी एफ एस एस का अलग स्टैंडर्ड है, तो उसको हम फर्दर दो ट्रेनिंग सेशन में अलग कवर करेंगे, डी मैक और डी एफ एस एस को। अभी हम यहाँ पे बेंचमार्क और बेंचमार्किंग की बात कर रहे हैं कि बेंचमार्क क्या होनी चाहिए, आप यहाँ बेंचमार्किंग आप कैसे करोगे, उसके क्या क्राइटेरिया आप यहाँ होने चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है क्राइटेरिया एंड डिफेक्ट्स। तो क्राइटेरिया और डिफेक्ट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं स्टैंडर्ड में। यहाँ पे जो बात होती है डिफेक्ट्स इश्यू की बात होती है कि आपका जो डिफेक्ट लेवल है वो जो टोटल अपॉर्चुनिटीज है, जो टोटल आपका प्रोडक्शन आप कह सकते हैं, उसके रिस्पेक्ट में आपका डिफेक्ट लेवल क्या है कंपनी में, और उसके बेसिस पे जो सिग्मा लेवल आपका डिफाइन होता है। जो भी आपका डिफेक्ट आप एस्टिमेट कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो या फिर प्रेडिक्ट कर रहे हो, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। अ, तो आपका एक एग्जांपल के लिए आप वन डिफेक्ट इन मिलियन डिलीवरीज एक्सपेक्ट कर सकते हो, या फिर जो भी आपने इवेलुएट किया है कि आपके डिफेक्ट्स हो सकते हैं 1 मिलियन डिलीवरीज में, या फिर 50 हो सकते हैं। बेस्ड ओवर द जो हमारा हम सिग्मा लेवल डिफाइन कर रहे हैं, जो वर्ल्ड क्लास होने की बात कर रहे हैं, वो यहीं से जस्टिफाई होती है कि आपका सिग्मा लेवल क्या निकल जाएगा। तो डिफेक्ट्स फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इस तरह से हमें सिग्मा लेवल को देखना है यहाँ पे। और जो डिफेक्ट है उसके बारे में आपके अंडरस्टैंडिंग होगी, डिफेक्ट किसे कहते हैं। डिफेक्ट मतलब इस तरह से डिफाइन होता है कि यूज़र जो है आपके प्रोडक्ट को अगर नहीं यूज़ कर सकता है या एक्सेप्ट नहीं कर सकता है तो डिफेक्ट में काउंट होता है। या फिर कोई निगेटिव इफेक्ट आपके कंपनी के परफॉर्मेंस पे आ रहा है तो वो भी एक डिफेक्ट की तरह काउंट होता है। तो ये दो मेन चीज़ों को आपको एक अंडरस्टैंड करना है डिफेक्ट के बारे में जब भी सोचें। पहला कि जब आपका प्रोडक्ट या सर्विस कोई एक्सेप्ट ना कर पाए यूज़र, ठीक है। और सेकंड जो है, अगर उसका कोई निगेटिव इफेक्ट आ रहा है जो भी आपने प्रोडक्ट या सर्विसेज दी है, उसमें कोई डिफेक्ट आया तो उसकी वजह से जो निगेटिव इफेक्ट जनरेट होगा, इम्पैक्ट करेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस में। ये दो चीज़ों को लेके चलना है आपको जब भी डिफेक्ट्स को आप एक माइंड में सोचें समझें या चीज़ों को फर्दर इंटीग्रेट करें, इवेलुएट करें। ठीक है, इसके साथ ही स्टैंडर्ड में कस्टमर को डिफाइन किया गया है। कस्टमर क्या कौन कौन से हो सकते हैं, तो दो तरह के कस्टमर को डिफाइन किया गया है। उसमें है एंड यूज़र को डिफाइन किया है जो कंज्यूमर है, वहाँ पे बी टू सी की बात होती है, बिजनेस टू कस्टमर की बात होती है। सेकंड जो डिफाइन किया गया है वो बिजनेस टू बिजनेस, जहाँ पे प्रोफेशनल्स की बात होती है। तो दो कस्टमर्स हैं बेसिकली, एक है जो एंड यूजर कंज्यूमर है और सेकंड है द प्रोफेशनल। ठीक है, वन इज बी टू सी एंड वन इज बी टू बी। तो ये दो तरह के कस्टमर आपके हो सकते हैं। और जो कंज्यूमर की नीड है, कस्टमर की नीड है, वो आ, आ, आप डिफाइन करते हैं। आपको आपके पास एक प्रॉपर चैनल होना चाहिए। जब आप मैनेजमेंट सिस्टम इस्टेब्लिश करते हो, आप एग्जाम्पल के 9001 या फिर फर्दर स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स मैनेजमेंट सिस्टम को उसको इम्प्लीमेंट करते हो अपने सिस्टम में,
तो आपको वहाँ पे नीड आप आइडेंटिफाई करते हो, उसको एक लिटरेचर के फॉर्म में मेंटेन करते हो अपने सिस्टम में। और साथ ही साथ यहाँ पे ये स्टैंडर्ड मिलता है कि जो नीड्स है वो इम्प्लिसिट है, मतलब वो वैरी कर सकती हैं जो कंज्यूमर की नीड्स हैं। ठीक है, तो आप प्रोफेशनल तो इस चीज़ को समझ सकते हो कि कैसे नीड्स वैरी करती हैं कस्टमर की, कंज्यूमर की। और यहाँ पे कुछ जो नीड्स हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको डिफाइन करने के लिए यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं, जिसके बेसिस पे आप कंज्यूमर के नीड को समझ सकते हो। सबसे पहला है जो इंटेंडेड यूज़ है, वो सेफ हो प्रोडक्ट का या सर्विसेज का, सिक्योर हो, सेफ हो। ठीक है। सेकंड है जो भी फंक्शन और कंफर्मिटी प्रोडक्ट की है वो हमें प्रोवाइड करनी है, हमें प्रोडक्ट और सर्विसेज के जरिए। और इसके बाद बात होती है जो एक्सपेक्टेड शेप है, और उसमें कोई ब्रेकेज नहीं होना चाहिए इंटेंडेड यूज में। ठीक है। और रिलायबिलिटी उसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब भी हम उसको अवेलेबल कराएं, ईज ऑफ यूज की बात होती है। थर्ड पैरामीटर है कंज्यूमर्स की नीड को समझने के लिए। ठीक है। तो चौथा पॉइंट जो है किसी तरह का वो जो प्रोडक्ट सर्विसेज हम देने जा रहे हैं वो किसी तरह का हार्म ना करे जो पर्सन उसको यूज करने जा रहा है, वो एथिकल मैनर में हो सकता है या इन्वायरमेंटल मैनर में हो सकता है। ये चार पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे हमें जो डिफेक्ट है उसको देखना है, कंज्यूमर की नीड को समझना है। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ चीज़ें हो सकती हैं कंज्यूमर के नीड्स के ऊपर, उसको क्लैरिफाई करने के लिए, उसको समराइज करने के लिए जो चार पॉइंट्स मैंने बताए स्टैंडर्ड में दिए हुए हैं, बहुत ज़रूरी है समझना इस पॉइंट ऑफ व्यू से कस्टमर के नीड्स को। अगर आप इनको क्लियरली अपने इंडस्ट्री में अप्लाई करोगे, कोई चीज़ें मतलब ऐसा नहीं होगा कि इससे बाहर फॉल करेंगी, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाएंगी अपने आप। इस चीज़ को आपको इंटीग्रेट करना अपने सिस्टम, जब भी आप कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करें और डिफेक्ट्स को समझना चाहें कि डिफेक्ट्स कैसे जनरेट हो सकते हैं, क्या क्या डिफेक्ट आ सकते हैं, तो चार पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात होती है सप्लाई चेन की। Whole supplier are transformer link raw material to final product or service, total of all quality, competitive benchmarking, chain efficiency, benchmarking। ठीक है, तो यहाँ पे सप्लाई चेन के रिस्पेक्ट में जो सिक्स सिग्मा का एक स्टैंडर्ड है उसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। मैं ब्रीफ करता हूँ इनको। सप्लाई चेन में हम बात करते हैं जब भी हम रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट जो हम कंज्यूमर तक पहुँचा रहे हैं, तो वो जो चेन है थ्रू का जो भी प्रोसेस के थ्रू वो गुजरा है रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट तक, तो उसमें जो भी इंडस्ट्री इन्वॉल्व हुई है, जो भी कंपनीज इन्वॉल्व हुई हैं, जो प्रोसेस इन्वॉल्व हुए हैं, वो सिंगल सप्लाई चेन का पार्ट होते हैं। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग सप्लाई चेन कैसे बनती है प्रोडक्ट की। ठीक है। और सप्लाई चेन में जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे टोटल ऑफ ऑल क्वालिटी की बात करते हैं, परफॉर्मेंस लेवल की बात करते हैं, क्योंकि एक अच्छे प्रोडक्ट को डिलीवर करने में कंज्यूमर तक जब हम ओवरऑल जो क्वालिटी है, परफॉर्मेंस है और जो सप्लाई चेन को अच्छे से मैनेज करते हैं, तभी जाके वो एक अच्छा प्रोडक्ट विदाउट डिफेक्ट्स कंज्यूमर तक पहुंच सकता है। बिना इसके जब तक आप सप्लाई चेन को अच्छे से इवेल्युएट नहीं करोगे, बेंचमार्क नहीं करोगे, ठीक है, या फिर उसका सिग्मा लेवल ठीक नहीं होगा, तब तक वो आप इंश्योर नहीं कर सकते हो कि जो आप प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचा रहे हो एट द लास्ट वो सही पहुंचा है विदाउट डिफेक्ट, हो वहाँ पे कस्टमर सेटिस्फेक्शन अच्छा आपको मिले, ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है सप्लाई चेन। और सारी कंपनी जो है वो कभी भी कंप्लीटली सप्लाई चेन को इन हाउस नहीं मैनेज कर सकती है। A number of organizations is involved to give you a product। ठीक है, तो
बहुत ज़रूरी है जब भी एक आप बड़ी कंपनी जो फाइनल प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड कर रही है, एक आप एप्पल की बात करो, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ कंपनी उसके सपोर्ट में वर्क करती है, उसके सप्लाई चेन में वर्क करती है। आप कार जब आप यूज़ करते हो, खरीदते हो, उसमें नंबर ऑफ कंपनीज रहती है जो उसको रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट तक बनाती है, डेवलप करती है, और आप फर्दर उसको खरीद सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो एक कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर एबीसी कंपनी आपको प्रोडक्ट बेच रही है या फिर प्रोवाइड करा रही है, तो एबीसी कंपनी डिपेंड करती है कि वो जो उसका ओवरऑल सप्लाई चेन हो या फिर टोटल क्वालिटी की बात हो रही है, परफॉर्मेंस की बात हो रही, तो उसकी सप्लाई चेन है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है, वर्ल्ड क्लास होना चाहिए, क्योंकि जो डिफेक्ट्स हैं वहाँ पे वेरिएशंस भी होते हैं। जो वेरिएशंस होंगे आपके अगर रॉ मटेरियल का जो प्रोसेसिंग है, आप इंजन के पार्ट्स हैं, आपके बॉडी पार्ट्स हैं, आपके प्लास्टिक पार्ट्स हैं, ठीक है, तो उसमें वेरिएशन आएगा, तो तभी जाके जो फाइनल असेंबली है प्रोडक्ट की एक व्हीकल की वो भी नहीं ठीक हो सकती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम सिक्स सिग्मा को इम्प्लीमेंट करें। इसी तरह किसी भी इंडस्ट्री का एग्जांपल ले सकते हो, फूड की ले सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स की ले सकते हो, इलेक्ट्रिकल की ले सकते हो, कोई भी इंडस्ट्री है तो वहाँ पे इसी तरह से चीज़ों को बेंचमार्क किया जाता है, जिससे कि जो वर्ल्ड सप्लाई चेन जो भी लोग इन्वॉल्व हैं वो कहीं ना कहीं जो उनका सिग्मा लेवल हो वो वर्ल्ड क्लास हो, और उसके बेसिस पे उनका इवेल्युएशन हो और उनको हम अपने सिस्टम में एज सप्लाई चेन ऐड कर सकें, जिससे हमारा जो डिफेक्ट लेवल है उसको हम रिड्यूस कर सकें, हमारा सिग्मा लेवल है उसको बेटर कर सकें, ठीक है, और हमारा जो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन है उसको हम इंश्योर कर सकें। इसके साथ ही साथ जब हम टोटल ऑफ ऑल क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो वहाँ पे दो चीज़ें बेंचमार्किंग की निकल के आती हैं। पहली है कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग और सेकंड है चेन एफिशिएंसी बेंचमार्किंग। तो होता क्या है कि जो कंपटीशन बेंचमार्किंग है, ये हम वहाँ पे बात करते हैं जब जैसे हमने एग्जांपल या सप्लाई चेन का कि हम एक रॉ मटेरियल को ले रहे हैं, तो उसको प्रोसेस करने वाले एक से ज़्यादा हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, या उससे ज़्यादा हो सकते हैं। तो हम जब कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग की बात करेंगे तो हम देखते हैं वहाँ पे उनका सिग्मा लेवल क्या है, अलग अलग प्रोसेस जो प्रोसेस करने वाली कंपनीज हैं उनका सिग्मा लेवल क्या है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम वहाँ पे कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग एक लेवल रख सकते हैं जिसके बेसिस पे हम इवेलुएट करें। फॉर एग्जांपल ए एक कंपनी है, बी एक कंपनी है, तो ए का जो सिग्मा लेवल है बहुत अच्छा है, बी का उससे थोड़ा पुअर है, तो ए हमारे लिए एक बेंचमार्क हुआ, एक हमारे लिए कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग जनरेट करने का वहाँ पे एक स्टेज होगा, जिसके थ्रू जो बी कंपनी है वो अपनी जो सिग्मा लेवल है वो इम्प्रूव कर सके। ये साथ ही साथ जो बात है चेन एफिशिएंसी बेंचमार्किंग की, वहाँ पे होता है कि प्रोडक्ट जो है वो मान लीजिए मेन प्रोड्यूसर से बन के निकला, फिर वो रिटेलर तक जा रहा है, तो वहाँ पे एफिशिएंसी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, उसमें ऑन टाइम की बात होती है, फर्स्ट की बात होती है, तो वो एफिशिएंट होना चाहिए। जो चेन की एफिशिएंसी है, मतलब एक जब हम इंडस्ट्री से सेकंड इंडस्ट्री पे जाएं तो वो एफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है, और वो एफिशिएंसी का बहुत इम्पोर्टेंस हो जाता है। जैसे कि आप एग्जांपल के लिए मान लो आप एक आपके पास फैक्ट्री है, दिल्ली में है, दिल्ली में चीज़ों को आप प्रोड्यूस कर रहे हो, और अगर कोई रिटेलर है आपका अ, दिल्ली में, आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास 20 रिटेलर्स हैं, तो कितनी एफिशिएंटली आप वहाँ तक पहुँचा रहे हो, ठीक है, या फिर आपकी कंपनी में आप रॉ मटेरियल प्रोसेस्ड है उसको आप लेके आना है आपको, तो कितनी जल्दी लेके आ सकते हो। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे बेंचमार्क करना, क्योंकि ओवरऑल जो एफिशिएंसी है चेन की इस पे रिलेट करती है, डिपेंड करती है, और ये बेटर होना ही चाहिए। और इम्प्रूवमेंट या फिर फर्दर उसमें कोई डिफेक्ट ना जनरेट हो, ये सब चीज़ें इस तरह से इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। पहले हमने बात करी कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग, सेकंड हमने बात करी चेन एफिशिएंसी बेंचमार्किंग की,
तो हमें दो पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये सिक्स सिग्मा को है लेके चलना है। और जो हमारे बेंचमार्क है हमें लेवल सेट करने हैं, स्टेज सेट करने हैं, और वो इन दोनों चीज़ों को लेकर सेट करने हैं। तो यहाँ तक थी अपनी फर्स्ट स्लाइड की बात। सेकंड स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। सेकंड स्लाइड में स्कोप डिफाइन किया है मैंने। स्कोप में पहला पॉइंट है मेथडोलॉजी, एस्टेब्लिशमेंट, लेवल ऑफ क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी, all sectors and all types, criteria, measures, measurement and comparison, good practice और benchmark, ये सारी चीज़ें। सो अभी तक जो हमने बात करी उसी में आगे यहाँ पे स्कोप में ऐड करते हुए स्टैंडर्ड में जो चीज़ें हैं वो है कि हमें एक मेथड डेवलप करना है, और ये स्टैंडर्ड एक मेथड को डिस्क्राइब करता है जिससे कि हम स्टैब्लिश कर सकें क्वालिटी का लेवल, परफॉर्मेंस का लेवल, प्रोडक्टिविटी और जो प्रोसेस की है उसके लिए लेवल हम सेट कर सकें। और जो हमारे प्रोडक्ट है उसकी और सर्विसेज है उसके लिए हम एक लेवल सेट कर सकें जो कि सिक्स सिग्मा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, साथ ही साथ जैसे पहले मैंने बताया कि ये स्टैंडर्ड सभी तरह के सेक्टर्स पे हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन पे एप्लीकेबल है इक्वली। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। और आप अगर पहले से सिक्स सिग्मा को आपने इस्टेब्लिश किया हुआ अपने सिस्टम में, इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम आपके यहाँ है, तब भी इस स्टैंडर्ड को अपने आप इस्टेब्लिश इम्प्लीमेंट कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप फ्रेश हो, फर्स्ट टाइम करने जा रहे हो, तब भी ये तब भी आप इस स्टैंडर्ड को इंटीग्रेट कर सकते हो अपने सिस्टम में। तो कोई लिमिटेशन नहीं है आपके एग्जिस्टिंग या फिर फ्रेश एस्टेब्लिशमेंट में विद रिस्पेक्ट टू सिक्स सिग्मा और लीन। ठीक है। और जो मेथोडोलॉजी हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड के थ्रू जो डिस्क्राइब किया हुआ है उसमें जो मेन फोकस है वो है क्राइटेरिया, मेजर, मेजरमेंट प्रोसेस, कंपैरिजन प्रोसेस। ठीक है, और इनका जो एंड गोल है वो हमारा है गुड प्रैक्टिसेस ऑफ बेंचमार्किंग का, कि हमारी जो बेंचमार्किंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए वो बेटर करनी है, हमें एक अच्छी बनानी है। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला स्टेट ऑफ द आर्ट पहले वर्ड यूज़ किया, जितनी अच्छी हमारी बेंचमार्किंग के प्रोसीजर्स होंगे, हमारे बेंचमार्क जितने अच्छे होंगे उतना ही हम अपने सिग्मा लेवल है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अपने जो हमारा मेजरमेंट है, हमारा जो इवेल्युएशन का तरीका है उसको हम एफिशिएंट बना सकते हैं। जो हमारा ओवरऑल परफॉर्मेंस है सिक्स सिग्मा प्रिंसिपल से रिस्पेक्ट में वो उतना अच्छा निकल के आ सकता है। तो हमें प्रदर्शित करना है प्रैक्टिसेस को बेंचमार्किंग की, और स्टेट ऑफ द आर्ट डेवलप करें बेंचमार्किंग। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है स्कोप में वो है नॉर्मेटिव रेफरेंस। तो यहाँ पे जो नॉर्मेटिव रेफरेंस है स्टैंडर्ड में वो है ISO 13053-1, और स्टैंडर्ड टाइटल है क्वांटिटेटिव मेथड्स इन प्रोसेस इंप्रूवमेंट सिक्स सिग्मा पार्ट 1 मैथ मेथोडोलॉजी। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले बोला कि स्टैंडर्ड को हम लोग डिस्कस करेंगे, गवर्नेंस ट्रेनिंग इसके ऊपर करेंगे आगे चल के आने वाले दिनों में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ DFSS की बात डिज़ाइन फॉर सिक्स सिग्मा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन दोनों स्टैंडर्ड्स को हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है टर्म्स एंड डेफिनेशंस की बात होती है। तो इसमें जो पॉइंट मैंने लिए हैं वो है बेंचमार्किंग मेथड्स, और उसके सब पार्ट्स हैं लॉजिकल सीक्वेंस, क्वांटिटेटिवली, एट्रीब्यूट्स, स्पेसिफाइड स्केल, ये कीवर्ड्स हैं। सो इस टर्म एंड डेफिनेशन के क्लॉज में थ्री वर्ड्स को डिफाइन किया है। पहला है बेंचमार्क, बेंचमार्किंग, और थर्ड है बेंचमार्किंग मेथड। बेंचमार्क आप समझ चुके होंगे कि एक रेफरेंस पॉइंट जिसके रिस्पेक्ट में हमें कंपेयर करना है। अपने प्रोसेस का हो सकता है, कोई एक्टिविटी हो सकती है, अपने प्रोडक्ट हो सकते हैं। ठीक है, उसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट एज अ बेंचमार्क हमें डिफाइन करना है। सेकंड है बेंचमार्किंग
मतलब बेंचमार्किंग में जो हमने बेंचमार्क सेट किए हैं उसको एक एक्टिविटी के थ्रू हम कैसे कंपेयर करेंगे, ठीक है, जिससे कि हम फर्दर उसको इवेल्युएट कर सके बेंचमार्किंग के थ्रू। फिर जो थर्ड पॉइंट आता है वो है बेंचमार्किंग मेथड। बेंचमार्किंग मेथड जो है उसमें हम पहला हमने जैसे वर्ड लिया था लॉजिकल सीक्वेंस, तो एक सीक्वेंस होना चाहिए बेंचमार्किंग की जो हम एक्टिविटी एक्सक्लूड करने जा रहे हैं, ठीक है, जिससे कि हम क्वांटिटेटिवली कंपेयर कर सकें जो भी उसके एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू जो हमारा रेफरेंस बेंचमार्क है या फिर रेफरेंस एट्रीब्यूट है, और साथ ही साथ जो स्पेसिफाइड स्केल है उसके रिस्पेक्ट में। तो ये बेंचमार्किंग मेथड जो है इस तरह से हमें डेवलप करना है, ठीक है। इसके बाद जो स्कोप में चौथा पॉइंट आता है वो है सिंबल्स एंड एब्रिविएशंस का। वो अभी हम जब स्टैंडर्ड को आगे ब्रीफ करेंगे ट्रेनिंग में तो उसमें आपको समझने को मिल जाएगा। यहाँ पे स्पेसिफिकली दिए हुए हैं कि पर्टिकुलर लेटर्स को क्या समझना है, ठीक है, लेकिन फर्दर अभी हम स्टैंडर्ड में आगे चलेंगे तो वहाँ पे आपको समझने को क्लियरली मिल जाएगा कि पर्टिकुलर सिंबल्स जो है वो उसका मतलब मीनिंग क्या है, तो किस तरह से समझना है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, यहाँ पे स्कोप की बात। फिर है जनरल कंसिडरेशन ऑफ ऑन बेंचमार्किंग। पहला पॉइंट है वो है डेटा कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, कंपेयरिंग क्वालिटी, परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी। टू बार मोर ऑर्गेनाइजेशन की बात है यहाँ पे। सो जनरल कंसिडरेशन जब बेंचमार्किंग करेंगे तो आपको आइडिया लग गया होगा अभी तक जो हमने डिस्कस किया उसमें हमें क्या कंसिडरेशन करना है बेंचमार्किंग रिस्पेक्ट में। उसमें जो है सबसे पहला जो है कि हमें बेंचमार्किंग के थ्रू एक मेथड डेवलप कर रहे हैं जिसमें हम कलेक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे डेटा को जो कि रिजल्ट से जनरेट होगा, और उसको फर्दर हमें कंपेयर करना है। जो कंपेयर करने में चीज़ें होंगी वो है क्वालिटी, परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी लेवल विथ रिस्पेक्ट टू, वो या ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जब हम डेटा को कंपेयर करेंगे, रिजल्ट को कंपेयर करेंगे बेंचमार्किंग, ठीक है। ये बेसिक कंसिडरेशन होना चाहिए बेंचमार्किंग का जब भी आप बेंचमार्किंग की बात करो, ठीक है। ये हमें कहीं ना कहीं किसी सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन से या फिर अ, एक से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर करना है, compete करना है, और उसके रिस्पेक्ट में जो हमारा सिग्मा लेवल है हमारा, हमें वर्ल्ड क्लास बनना है, चीज़ों को इम्प्रूव करना है, और इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए बेंचमार्किंग का जो सिस्टम है वो डेवलप करना है। यहाँ तक थी बात जनरल कंसिडरेशन की। इसके बाद नेक्स्ट जो बात होती है स्लाइड में है वो है ऑब्जेक्टिव्स एंड फ्रेमवर्क। जो पहला पॉइंट है वो है ऑब्जेक्टिव, improve processes compared to competition, evaluate the gap. The second point है framework, interrelated surrounding, subparts, benchmarking and benchmark, ये पॉइंट्स हैं। सो जब भी हम बेंचमार्किंग के लिए अपने सिस्टम में इस्टेब्लिशमेंट की बात करेंगे, इंटीग्रेशन की बात करेंगे, तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करने चाहिए कि हम क्यों मतलब बेंचमार्किंग हमारे लिए ज़रूरी है, और क्या जो हम बेंचमार्क रिजल्ट्स जनरेट करना चाह रहे हैं वो क्यों हमारे लिए ज़रूरी है। तो उसमें फिर हमारी बात होती है ऑब्जेक्टिव्स की, फ्रेमवर्क की, जिससे कि सारे एम्प्लॉयज़ को क्लियरली पता हो कि जो हम ये करने जा रहे हैं, जो चीज़ें करेंगे हम, उससे हमारे कंपनी का, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें हम वर्क कर रहे हैं उसका क्या फ़ायदा है, और एक बेटर अवेयरनेस का लेवल जनरेट हो सकेगा, और चीज़ों को एक लीडरशिप में वहाँ पे बात होगी कि एक बेटर इम्प्रूवमेंट की चीज़ें निकल के आएंगी, और जो ओवरऑल इन्वॉल्वमेंट है वो एक इनहेंस वे में देखने को मिलेगा। तो ये ऑब्जेक्टिव्स और फ्रेमवर्क बहुत ज़रूरी है जब भी आप बेंचमार्किंग की बात करें, बेंचमार्क रिजल्ट की बात करें।
इसमें स्टैंडर्ड में जो ऑब्जेक्टिव्स है बेंचमार्किंग की वो दी हुई है। उसमें है इम्प्रूव प्रोसेसर की बात होती है, कंपेयर टू कंपटीशन की बात होती है, गैप इवेल्युएशन की बात होती है। ये कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जो आप बेंचमार्किंग के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्टिव डेवलप करोगे। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट बात है वो है फ्रेमवर्क की। सो हमने अभी तक ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर लिया कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है बेंचमार्किंग का। ठीक है, कि हम सिक्स सिग्मा को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, इससे जो हमारा सिग्मा लेवल है उसको वैल्यूएट करने जा रहे हैं। सेकंड बात होती है फ्रेमवर्क की। तो हमें फ्रेमवर्क में हमें चीज़ों को inclusive बनाना है, जो भी पार्ट है इसके बेंचमार्किंग के। और उसमें दो दो मेन पार्ट की बात होती है, एक बेंचमार्क एक बेंचमार्किंग। ठीक है, तो हमारे पास अगर बेंचमार्क है तो उसके लिए हमारे पास बेंचमार्किंग के मेथड होने चाहिए। और या फिर हमारे पास अगर बेंचमार्किंग मेथड है तो हमारे पास एक क्लियर बेंचमार्क होनी चाहिए। तभी जाके जो इफेक्टिवनेस है इस स्टैंडर्ड को इंटीग्रेट करने का, इम्प्लीमेंट करने का, फिर सिस्टम का रिजल्ट एक्सपेक्ट करने का, तभी हमें मिल पाएंगे। ठीक है, तो ये दो पार्ट्स हैं एज अ फ्रेमवर्क ऑफ दिस स्टैंडर्ड। अब इसके बाद नेक्स्ट जो क्लॉज बात होती है वो सिर्फ क्रॉस बेंचमार्क की वहाँ पे बात होगी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ से बेंचमार्क को डिफाइन करेंगे कि बेंचमार्क पर्टिकुलरली हमें कैसे डिफाइन करने हैं, कैसे हमें उसके रिजल्ट्स को जनरेट करना है। ठीक है, कैसे उसको मेजर करना है, हमें क्राइटेरिया क्या डेवलप करनी है। तो इसमें जो पहला मैंने पॉइंट लिया हुआ है वो है बेंचमार्क। पहला है क्राइटेरिया, फिर है बेंचमार्किंग। ठीक है, ये आपको एक अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप होगी कि बेंचमार्क एक क्राइटेरिया है, बेंचमार्किंग एक मेथड है मेजर करने का बेंचमार्क को। ये फर्स्ट पॉइंट में ये चीज़ें डिफाइन हुई हैं। और सेकंड पॉइंट में चलते हैं। इसमें है ओवरव्यू एंड रिक्वायरमेंट फॉर द क्राइटेरिया। इसमें जो है पहला है 10 मेन क्राइटेरिया है, 2 ऑप्शनल क्राइटेरिया है। ये 3 टाइप्स के हैं टोटली। इसमें बात होती है टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ क्राइटेरिया, यूनिवर्सल बेंचमार्क, कनेक्शन बी की बात होती है, सब क्राइटेरिया, प्रैक्टिकल वे, रिक्वायरमेंट फॉर क्राइटेरिया, पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन, मेन सब क्राइटेरिया। सो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड में बात की गई है या प्रोवाइड किया गया है, वहाँ पे 10 मेन क्राइटेरिया प्रोवाइड किए गए हैं जो कि बेंच मार्किंग के रिस्पेक्ट में यूज़ करने हैं। या फिर आप उनको कह सकते हैं 10 बेंच मार्क हैं जिसके रिस्पेक्ट में हमें बेंच मार्किंग के मेथड को डिफाइन करना है। और इसमें दो जो है एडिशनल फर्दर बेंचमार्क दिए गए हैं जो कि ऑप्शनल हैं। वो एज ऑप्शनल आप अपने सिस्टम में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो टोटल 12 क्राइटेरिया है बेंचमार्क के, ये टोटली 3 टाइप्स के हैं। अभी हम आगे जो भी टेबल आप देख रहे हो विजिबल है, आप इसके थ्रू डिफाइन करेंगे ट्रेनिंग में कि ये किस तरह से है। इसके साथ ही साथ एनेक्चर बी है स्टैंडर्ड का, उसमें जो हमारे मेन क्राइटेरिया है उसके सब क्राइटेरिया डिफाइन किए गए हैं। उसके भी एग्जांपल मैं बताऊंगा। जो कि प्रैक्टिकल वे है, जो मेन क्राइटेरिया हम डिफाइन कर रहे हैं स्टैंडर्ड में, उसको अच्छी तरीके से समझने के लिए और इवेल्युएट करने के लिए, या फिर अकाउंटेबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए। तो सब कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन कैटेगरी के साथ साथ जब आप उसको प्रैक्टिकल वे में लेके जाते हो। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे स्टैंडर्ड कहता है कि आपको एक पॉलिसी डेवलप करनी है इन चीज़ों को अपने यहाँ इस्टेब्लिश करने के लिए, मेन क्राइटेरिया के बेंचमार्क सेट करने के लिए, उनके बेंचमार्किंग मेथड सेट करने के लिए, उनको आप कैसे इम्प्लीमेंट करोगे उसका आपके पास तरीका होना चाहिए पॉलिसी के थ्रू। और ये सारी चीज़ें आपको डिफाइन करनी है। ठीक है।
तो आप यहाँ पे टेबल में देख पा रहे होगे, यहाँ पे पहला सीक्वेंस नंबर, ये दो पार्ट में मैंने टेबल डिवाइड की हुई है। सेम टेबल है, मतलब स्पेस को इससे मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है यहाँ पे। तो पहला जो इसका कॉलम है वो है नंबर, दूसरा है टाइप, तीसरा है टाइटल, और फिर यहाँ पे भी सेम है। तो इसमें जो जेनरिक ये इनिशियल जो 10 है, 1 to 10, ये अपने मेन क्राइटेरिया हैं। और इसको इसमें दो टाइप में डिवाइड किया गया है, जेनरिक क्वालिटी की और जेनरिक एफिशिएंसी, इसमें डिवाइड किया गया है। तो जेनरिक क्वालिटी में जो चीज़ें आती हैं वो है, पहला कंप्लायंस है, एथिकल बिहेवियर है, सिक्योरिटी और सेफ्टी है, रिटर्न्स हैं, कस्टमर लिस्टिंग, फिफ्थ है अवेलेबिलिटी, सिक्स्थ है वन टाइम डिलीवरी, सेवेंथ है ऑन टाइम टू मार्केट। तो ये यहाँ सेवन तक जेनरिक क्वालिटी की बात है, ये जेनरिक क्वालिटी के क्राइटेरिया हैं। ठीक है, फिर सेकंड है 8 से 9, 8 to 9, 8 to 10, उसमें टाइप 2 है, उसमें है जेनरिक एफिशिएंसी का टाइप है ये। उसमें जो चीज़ें हैं वो है प्रोडक्टिविटी, रॉ मटेरियल एफिशिएंसी, एनर्जी एफिशिएंसी। और जो थर्ड टाइप है वो है ऑप्शन, उसमें है ईज ऑफ यूज, पोल्यूशन कंट्रोल। ठीक है, तो ये सारे बेंचमार्क के क्राइटेरिया हैं। अब आगे हम इसमें इंडिविजुअल जो हमारा क्राइटेरिया है, उसमें कैसे चीज़ों को, हमें क्या रिजल्ट्स इवेलुएट करने हैं, मेजर करने हैं, उनको कैसे रिप्रेजेंट करना है, वो डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो उसमें बेंचमार्क क्लास के अंदर ही ये पहला पॉइंट है, ओवरव्यू एंड रिक्वायरमेंट फॉर द मेजर्स। रिक्वायरमेंट्स, स्कोप ऑफ मेजर, मेन प्रोसेस, इनपुट आउटपुट, बंडल ऑफ प्रोसेस। ठीक है, जेनरिक मेजर, मेजर फॉर कंप्लायंस। इसके साथ ही मैं से हमने बात करी अभी मेन क्राइटेरिया की, तो उसमें पहला था कंप्लायंस की। तो यहाँ पे एनेक्चर बी की बात हो रही है, उसमें सारे मेन क्राइटेरिया को डिफाइन किया गया है। सब क्राइटेरिया में वो ऑलमोस्ट 30 हैं। तो मैं एग्जांपल के लिए आप यहाँ समझा देता हूँ कि सब क्राइटेरिया क्या होंगे, कैटेगरी क्या होंगे। ठीक है, मेन क्राइटेरिया के। तो एक फॉर एग्जांपल आप कंप्लायंस लेते हो, तो उसमें सब क्राइटेरिया उसमें क्या क्या हो सकते हैं। उसमें हो सकता है रेगुलेशन, हो सकता है उसका फंक्शनल, हो सकता है कॉन्ट्रेक्चुअल, हो सकता है कंपनी पॉलिसी हो सकती है। ठीक है, तो ये सब क्राइटेरिया हैं कंप्लायंस मेन क्राइटेरिया के। और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको, जैसे हमने चार सब क्राइटेरिया डिफाइन किए, रेगुलेशन, फंक्शनल, कॉन्ट्रेक्चुअल, कंपनी पॉलिसी, तो उसके परसेंटेज शो करने हैं हमें कि जो रिजल्ट ऑफ मेजर होगा वो परसेंटेज में आया कि हमने रेगुलेशन 100% कर लिया है फॉर एग्जांपल, जो फंक्शनल है वो 95% अचीव किया है, कॉन्ट्रेक्चुअल जो है वो 2% हमने अचीव किया है, कंपनी पॉलिसी जो है उसको हमने 95% अचीव कर लिया है। तो इस तरह से डिफाइन करना है। ठीक है, तो अभी हम आगे चलते हैं इस पर्टिकुलर स्लाइड के ऊपर और चीज़ों को डिटेल में जाते हैं। तो यहाँ पे जो पहला जो मेन प्रोसेस की बात होती है कि जो अ, हमें चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है, वो मेन प्रोसेस के रिस्पेक्ट में इम्प्लीमेंट करनी है। जो हमें बेंचमार्क सेट करने हैं, बेंचमार्किंग मेथड सेट करने हैं, वो मेन प्रोसेस के रिस्पेक्ट में होगी। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने ऊपर इंट्रोडक्शन में डिफाइन किया था, और इसी के रिस्पेक्ट में चीज़ों को परफॉर्म करनी है। फिर जो इनपुट है और आउटपुट है किसी प्रोसेस का या फिर रिकॉग्निशन के रिस्पेक्ट में, उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है, जो सप्लाई चेन की जैसे बात करी हमने। और साथ ही साथ यहाँ पे बंडल ऑफ प्रोसेसेस की बात होती है। आपने मेरे और वीडियो देखे होंगे तो उसमें इंटर रिलेटेड प्रोसेस की बात होती है, यहाँ पे बंडल ऑफ प्रोसेसेस की बात हो रही है कि जैसे कि आप जानते हो सारे प्रोसेस इंटर रिलेटेड होते हैं। कुछ कोर प्रोसेस होते हैं कंपनी के, कुछ सपोर्टिंग प्रोसेस होते हैं। कोर प्रोसेस आपका प्रोडक्शन हो सकता है, या जो आप सर्विसेज दे रहे हो वो हो सकती है उसके सपोर्टिंग प्रोसेस में, या फंक्शन प्रोसेस में परचेजिंग है, सेल्स है, फाइनेंस है, आईटी है, एचआर है। ठीक है,
साथ ही साथ मैनेजमेंट की क्रॉस प्रोसेस है, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, अकाउंटिंग है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो हमें जो चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है वो मेन प्रोसेस के रिस्पेक्ट में करनी है, जो कि आपकी कोर प्रोसेस है, जिससे कि जो ओवरऑल सिस्टम है आपका वो कहीं ना कहीं अकाउंटेबल हो पाएगा, क्योंकि सारी जो सपोर्टिंग प्रोसेस है वो उसको कहीं ना कहीं चीज़ें उसमें वैल्यू एडिशन का काम करती हैं, तो इस तरह से चीज़ों को देखना है। साथ ही साथ जो हम पॉलिसीज डिस्क्राइब करेंगे, डिफाइन करेंगे, बेंचमार्किंग, तो उसमें हमें डिफाइन करना है कि कौन कौन से प्रोसेस हम स्कोप में ऐड कर रहे हैं बेंचमार्किंग के। अब हम आते हैं जो हमारा पहला टेबल है कि कंप्लायंस के लिए हम क्या मेजर सेट करेंगे। तो इसमें पहला जो कॉलम है उसमें है इंफॉर्मेशन नीड। सेकंड जो कॉलम है वो कंप्लायंसेस ऑन रेगुलेशन, कमिटमेंट्स एंड पॉलिसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो हमें इसमें क्या क्या यूनिट रखनी है, यूनिट ऑफ मेजर क्या क्या होंगे, वो होंगे काउंट नंबर, compliance requirements, compliance requirements not fulfilled। ठीक है, ये यूनिट ऑफ मेजर होंगे। ठीक है, उसके बाद है मेजरमेंट मेथड, उसमें है काउंट टोटल नंबर ऑफ कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स, ये हम एल से डिनोट करेंगे। काउंट नंबर ऑफ कंप्लायंस रिक्वायरमेंट नॉट फुलफिल्ड, ये हम सी से डिनोट करेंगे। और इसका डेटा टाइप जो होगा वो होगा इंटीगर। इंटीजर इसलिए होना चाहिए कि इंटीजर का आप समझते होंगे मैथ की एक होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, और इससे फर्दर जो इसका नेक्स्ट रो आती है उसमें है मेजर। तो हमें उसमें क्या क्या मेजर करना है, उसमें हमें एन मेजर करना है, जैसे कि भी मैंने ऊपर डिफाइन किया, एन किसके लिए जब डिनोट करेंगे। फिर उसके बाद हमें सी डिफाइन करना है, मेजर करना है, और उसके बाद जो मेजर करना है वो हमें माइनस सी ऑब्लिक एन परसेंटेज। ठीक है, ये मेजर करना है हमें, और जो इसका फंक्शन होगा वो है एन माइनस सी ऑब्लिक एन। सो ये सारे जो हैं ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। चाहे हम एन की बात करें वो भी परसेंटेज में शो करना है हमें, सी की बात करें वो भी परसेंटेज में शो करना है, एन माइनस सी डिवाइडेड बाई एन उसको भी हमें परसेंटेज में शो करना है, जो कि हमारे लिए ऐसा मेजर काम करेगा। ठीक है, इसी तरह से जो हमने अभी सब कैटेगरी की बात करी, मेन कैटेगरी की, मेन कैटेगरी अपने यहाँ पे कंप्लायंस है, सब कैटेगरी के बारे में बात करी, चार जो थे, तो उनके लिए भी इसी तरह से हमें चीज़ों को इवेलुएट करनी है, और उसमें जो फंक्शन होगा वो भी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। इसके नेक्स्ट चलते हैं, तो वो है मेजर ऑफ एथिकल बिहेवियर की बात होती है वहाँ पे। मेजर ऑफ एथिकल बिहेवियर में इसमें फर्स्ट कॉलम में सेम है अपना इंफॉर्मेशन नीड, और सेकंड है अपना जो कॉलम है वो एथिकल गुड प्रैक्टिसेस हैं, जीपी शॉर्ट फॉर्म में इसको यहाँ पे स्टैंडर्ड यूज कर रहा है उसके लिए। उसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है यूनिट ऑफ मेजर। तो यूनिट ऑफ मेजर क्या है इसमें चीज़ें, काउंट नंबर, एथिकल गुड प्रैक्टिसेस, एथिकल गुड प्रैक्टिसेस नॉट फुलफिल्ड। ठीक है, और मेजरमेंट मेथड, काउंट टोटल नंबर ऑफ द good practices to applied, and count the number of ethical good practices not fulfilled। सी, ठीक है, डेटा टाइप इसमें भी इंटीगर है, और इसका जो मेजर है वो है एन एंड सी, और फिर है एन माइनस सी ऑब्लिक एन। ये सारी वैल्यूज हमें परसेंटेज में शो करनी है, इवेलुएट करनी है, और जो फंक्शन इसमें वर्क करेगा वो है एन माइनस सी ऑब्लिक एन। ठीक है, तो हमारा जो लास्ट फंक्शन है वो यही है, एन माइनस सी ऑब्लिक एन। ठीक है, एंड रिजल्ट हमारा एज अ फंक्शन, हम जो फर्दर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इससे जो बेनिफिट हम लेना चाह रहे हैं आगे
जो हम सिग्मा सिग्मा लेवल लेना इवेलुएट करने चाह रहे हैं, उसमें हमारा यही फंक्शन यूज आएगा, n माइनस सी ऑब्लिक n। ठीक है। और पर्टिकुलरली जब हम मेजर की बात कर रहे हैं तो हम उस पर्टिकुलर जो मेन क्राइटेरिया है उसको डिफाइन करने के लिए उसमें इवेल्युएशन रिजल्ट्स क्या आए हैं, उसकी जो डिटेल्स हैं इवेल्युएशन की, उसको डिफाइन करने के लिए जब हम बात करेंगे तो वहाँ पे परसेंटेज की बात करेंगे, एन सी एन माइनस सी ऑब्लिक एन की। ठीक है। ये हो गया अपना मेजर ऑफ एथिकल बिहेवियर। सेकंड मेन क्राइटेरिया थे, इसके भी सब कैटेगरीज हैं, सब क्राइटेरिया हैं। मैं लास्ट में उसको आपको ब्रीफ कर दूंगा कि मेजर ऑफ एथिकल बिहेवियर के सब क्राइटेरिया क्या क्या हैं, जो भी अभी हम 10 क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और उन सारे सब क्राइटेरिया को भी हमें इसी तरह से डिफाइन करना है, इवेलुएट करना है। ठीक है। जो जेनरिक तरीका है मेजर करने का चीज़ों को, वो यही रहेगा जो यहाँ पे हम टेबुलर फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फिर जो नेक्स्ट बेंचमार्क में नेक्स्ट क्राइटेरिया आता है, मेन क्राइटेरिया वो है मेजर फॉर सिक्योरिटी या सेफ्टी की बात होती है। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की जब बात होगी तो उसमें हमें ध्यान रखना है किसी तरह का सिक्योरिटी की ब्रीच के रिस्पेक्ट में बात हो रहा है। ठीक है। जैसे कि हमारा कोई वाइटल फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन का, उस पर कोई इफेक्ट आ रहा है, कोई इम्पैक्ट आ रहा है हार्मफुल, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना है सिक्योरिटी को। सेफ्टी की भी बात हो रही है तो वहाँ पे ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी भी कंसीडर करेंगे। ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी भी हो सकती है, इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी भी हो सकती है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी भी हो सकती है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें कंबाइंड वे में देखनी है। तो इसमें जो चीज़ें हैं इसमें टेबल टेबल फॉर्म में, तो इंफॉर्मेशन नीड, सिक्योरिटी और सेफ्टी फॉर एन ऑर्गेनिज्म फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। ऑर्गेनिज्म में से मैंने पहले कभी डिफाइन किया दूसरे वीडियोस में, आपको देख लेंगे तो एक सोशल ऑर्गेनिज्म की बात होती है, क्योंकि एक कंपनी जब वर्क करती है तो वहाँ पे सोशल ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं, क्योंकि सोशल इंटरेक्शंस होते हैं, तो उनको हमें एज अ ऑर्गेनाइजेशन देखना है। ठीक है। और उससे हमारी सिक्योरिटी और सेफ्टी रिस्क क्रिएट होते हैं कंपनी के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड जो है उसमें है यूनिट ऑफ मेजर, और उसमें जो चीज़ें हैं वो है काउंट नंबर ब्रीचेस ऑफ सिक्योरिटी और सेफ्टी। ठीक है। मेजरमेंट मेथड में क्या है इसमें, काउंट टोटल नंबर ऑफ ब्रीचेस ऑफ सिक्योरिटी और सेफ्टी, सी से डिफाइन करेंगे, डिनोट करेंगे, ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम टी। ठीक है। डेटा टाइप जो है इसमें इंटीगर होगा। फिर हम उसके बाद मेजर की बात करते हैं तो हमें यहाँ पे सी आइडेंटिफाई करना है, टी आइडेंटिफाई करना है, सी ऑब्लिक टी आइडेंटिफाई करना है। और यहाँ पे मैं ऑब्लिक वर्ड यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब आप डिवाइडेड समझो। ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, मैं ऑब्लिक वर्ड यूज कर रहा हूँ, लेकिन उसको आपको डिवाइडेड से समझना है कि आप उसको डिवाइड कर रहे हो सी को टी से। ठीक है। और जो इसमें फंक्शन होता है वो है नंबर ऑफ ब्रीचेस ऑफ सिक्योरिटी ओवर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। और जो टाइम है हम वीक मंथ या ईयर में डिफाइन कर सकते हैं बेस्ड ओवर आवर पॉलिसी। ठीक है। जैसे भी कंपनी में आपकी पॉलिसी डेवलप किया उसके हिसाब से आपको वीक मंथ और ईयर रिकॉर्डिंग टाइम के बेसिस पे डिफरेंशिएट करना है जो भी नंबर ऑफ ब्रीचेस हैं सिक्योरिटी के। फिर इसके बाद बात होती है मेजर फॉर रिटर्न्स की। इसमें जो चीज़ें हैं वो है, अब यहाँ पे सब पहले हम रिटर्न को समझ लेते हैं, रिटर्न क्यों वर्ड यूज कर रहा है यहाँ पे स्टैंडर्ड। ठीक है। तो जैसे कि कुछ डिससेटिस्फेक्शन होता है कस्टमर्स का आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को लेके, तो उस केस में जो कस्टमर है उसका रिटर्न को इवेलुएट करना है, जिसमें कि कोई प्रॉब्लम रिपोर्ट होती है, कंप्लेन हमें मिलती है, या प्रोडक्ट रिटर्न होता है, या कोई रिक्वेस्ट रिटर्न हो जाती है आपकी। इस केस में हमें
एक रिटर्न के रिस्पेक्ट में मेजर सेट करना है हमने। ये हमारी मेन क्राइटेरिया है कि उस चीज़ को हम कैसे इम्प्रूव करें और कैसे उसकी बेंचमार्क हम उसे सेट करें कि उसको हम उसका जो इफेक्ट है उसको वो बेटर कर सकें कि जो हमारे पास अगर कोई इस तरह का डिससेटिस्फेक्शन होता है हमारी प्रोडक्ट और सर्विसेज से लेके, तो जो भी हमारे कस्टमर्स हैं वो फिर से हमारे पास आ सकें। ठीक है, तो यहाँ पे इसका इस क्राइटेरिया का मतलब ये है। इसको कैसे मेजर करेंगे, तो उसमें जो चीज़ें हैं, तो इसमें फर्स्ट अपना जो रो है वो है इंफॉर्मेशन नीड रिटर्न फ्रॉम कंज्यूमर्स। तो जो यहाँ पे सेकंड रो है उसमें है यूनिट ऑफ मेजर count number, identify returns, complaint, product return, the report, withdrawal of goods, etc. ठीक है। थर्ड रो है मेजरमेंट मेथड, काउंट नंबर ऑफ रिटर्न्स, कंप्लेंट्स, प्रोडक्ट रिटर्न, सी से डिफाइन करेंगे बाय स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम टी, उसके साथ ही साथ काउंट नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड यू। ठीक है, इसका भी जो डेटा टाइप होगा वो होगा इंटीगर होगा, और जो मेजरमेंट मेथड होंगे उसमें हम सी को आइडेंटिफाई करना है, स्मॉल टी को आइडेंटिफाई करना है, यू को करना है, सी डिवाइडेड बाई यू को आइडेंटिफाई करना है, और जो फंक्शन होगा वो सी बाई यू का होगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं बेंचमार्क के नेक्स्ट मेन क्राइटेरिया पे। उसमें है मेजर फॉर अवेलेबिलिटी। ये जो अवेलेबिलिटी का मेन क्राइटेरिया है, इसके टू मेजर्स हैं, एक टाइम है और एक स्पेस की यहाँ पे बात होती है स्टैंडर्ड में। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी मतलब रिकॉर्ड्स को लेके हो सकती है। ठीक है, कि जो भी हमें पर्टिकुलर रिकॉर्ड चाहिए इन सारी चीज़ों को मॉनिटर और मेजर करने के लिए, उसके लिए मतलब, या फिर यहाँ पे जो मेन क्राइटेरिया है अवेलेबिलिटी की जहाँ बात हो रही है, इसको इस तरह से देखना है कि जो भी टाइम और स्पेस है बहुत इंपॉर्टेंट एक क्राइटेरिया होता है किसी चीज़ को अच्छी तरीके से करने के लिए। ठीक है, अगर टाइम आपका किसी चीज़ में ज़्यादा लग रहा है या फिर आपके पास स्पेस की कमी है, तो ये दोनों ही बहुत एक इम्पॉर्टेंट इफेक्ट डालते हैं आपके प्रोसेस के परफॉर्मेंस पे। ठीक है, या फिर जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव करने में, तो ये किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, मतलब टाइम और स्पेस। ये आपको आइडेंटिफाई करना है कहाँ पे चीज़ें रिलेट हो रही हैं, और इस फॉर्म में इसको देखना है। फिर इसमें जो मेजर की बात आती है वो है, बस इसमें जो रो है उसमें है इंफॉर्मेशन नीड, यूजफुल अवेलेबल टाइम, यूजफुल अवेलेबल स्पेस। सेकेंड रो में जो बात होती है यूनिट ऑफ मेजर की बात होती है, तो इसमें टाइम की उसमें है टाइम लॉस्ट, टाइम, फिर है स्पेस के रिस्पेक्ट में स्पेस अनअवेलेबल स्पेस। ठीक है, फिर यहाँ थर्ड रो है इसका मेजरमेंट मेथड में, टाइम के रिस्पेक्ट में है मेजर टोटल टाइम, मेजर लॉस्ट टाइम। ठीक है, फिर स्पेस के रिस्पेक्ट में है मेजर टोटल स्पेस, उसको हमें कैपिटल ए से डिनोट करना है, और मेजर लॉस्ट स्पेस, उसमें ए लॉस्ट से हमें इसको डिनोट करना है। इसमें डेटा टाइप होगा वो दोनों में कॉन्टिन्यूस होगा, और इसमें जो मेजर होगा टाइम में वो है स्मॉल टी, टी लॉस्ट, टी माइनस टी लॉस डिवाइडेड बाई टी, और ये सारे हमें परसेंटेज में शो करने हैं। फिर जब हम स्पेस की बात करेंगे तो उसमें कैपिटल ए की बात करेंगे, ए लॉस्ट की बात करेंगे, हमें आइडेंटिफाई करना है ए माइनस ए लॉस्ट डिवाइडेड बाई ए, हमें आइडेंटिफाई करना है परसेंटेज में। फिर है फंक्शन, फंक्शन इसमें क्या होंगे, टाइम में हमारा फंक्शन होगा टी माइनस टी लॉस्ट डिवाइडेड बाई टी, और स्पेस की जब बात करेंगे तो ए माइनस ए लॉस्ट डिवाइडेड बाई ए। तो इस तरह से जो अवेलेबिलिटी है हमें उसे मेजर करना है, और ये चीज़ें हमें इवेलुएट करनी है। ठीक है,
फिर जो नेक्स्ट आता है उसमें बात होती है मेजर फॉर ऑन टाइम डिलीवरी की। तो जब हम प्रोसेस इम्प्रूवमेंट के रिस्पेक्ट में चीज़ों को देखते हैं, तब ऑन टाइम डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक प्रोसेस को ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट उसका पॉइंट है ऑन टाइम डिलीवरी। तो उसमें जो चीज़ें हैं, फर्स्ट जो उसमें कॉलम चीज़ें हैं वो है इंफॉर्मेशन नीड, सेकंड है टाइमलीनेस ऑफ डिलीवरीज टू कस्टमर। तो यहाँ पे कस्टमर को समझना है, यहाँ जैसे इंटर रिलेटेड प्रोसेस की बात होती है, तो एक प्रोसेस का जो डिलीवरी है वो सेकंड प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, या फिर सेकंड प्रोसेस उसके लिए एज अ कस्टमर रोल प्ले करता है सप्लाई चेन में, या फिर एंड कस्टमर भी मतलब एक इस तरह से डिफाइन होता है। मतलब इस तरह से आपको देखना है कि कस्टमर कहाँ पे है इंटर रिलेटेड प्रोसेस में थ्रू आउट द सप्लाई चेन। तो एक प्रोसेस के लिए जो आउटपुट है वो सेकंड प्रोसेस के लिए इनपुट हो सकती है, तो सेकंड प्रोसेस जो है वो कस्टमर की तरह देखा जाना चाहिए, और यहाँ इस तरह से यहाँ पे डिफाइन हुई चीज़ें। तो इसका जो सेकंड रो है उसमें है यूनिट ऑफ मेजर, काउंट नंबर, प्रोडक्ट डिलीवर्ड। फिर थर्ड जो रो है उसमें मेजरमेंट मेथड, काउंट नंबर ऑफ डिलीवरीज दैट आर नॉट ऑन टाइम टू द कस्टमर स्पेसिफिकेशन, उसे हमें सी से डिफाइन करना है। ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, स्मॉल टी से डिनोट करना है। काउंट टोटल नंबर ऑफ डिलीवरीज दैट आर प्लान्ड, इसको हमें कैपिटल एन से डिनोट करना है। डेटा टाइप है इसका इंटीजर है, ठीक है। मेजर में हमें क्या चीज़ें मेजर करनी है वो है एन, कैपिटल सी, एन माइनस सी डिवाइडेड बाई एन, और ये सारे परसेंटेज में हमें वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। और इसका जो फंक्शन है वो है एन माइनस सी ऑब्लिक एन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन टाइम डिलीवरी को इस तरह से हमें मेजर करना है। आगे चलते हैं, मेजर फॉर ऑन टाइम टू मार्केट। तो अगर हमारा कोई नया प्रोडक्ट है जिसको हमें मार्केट में भेजना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्राइटेरिया है ऑन टाइम टू मार्केट का, OTM बोलते हैं इसको शॉर्ट में, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें हमें करनी है मेजर करने के लिए, तो इसमें है इंफॉर्मेशन नीड, और सॉरी सॉरी इंफॉर्मेशन नीड, टाइमलीनेस ऑफ डिलीवरीज ऑफ न्यू प्रोडक्ट टू मार्केट। इसमें जो यूनिट ऑफ मेजर होगा वो है काउंट नंबर, और मेजरमेंट मेथड में बात करेंगे तो काउंट नंबर्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट डिलीवर्ड दैट आर ऑन टाइम द मार्केट स्पेसिफिकेशन ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, स्मॉल टी। डेटा टाइप इसमें इंटीजर होगा, मेजर जो है इसमें एन है, ठीक है। सी है, एन माइनस सी है, और डिवाइडेड बाय एन, और ये सारे परसेंटेज में डिफाइन होंगे। इसमें जो फंक्शन है वो है एन माइनस सी डिवाइडेड बाई एन, और यहाँ पे अभी एन को और सी को नहीं डिफाइन किया है, तो मैं उसको डिफाइन, जो एन है वो है टोटल नंबर ऑफ डिलीवरीज ऑफ न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। सी जो है वो है नंबर ऑफ नॉट ऑन टाइम डिलीवरीज, ठीक है। तो ये एन और सी है, स्मॉल टी आपको मैंने बता ही दिया। और जो यहाँ पे भी जो टी हम डिफाइन कर रहे हैं वो वीक, मंथ या फिर ईयर हो सकते हैं, आपके इंडस्ट्री के स्पेसिफिक जो भी आपको लगता है, जैसे जो भी आपने पॉलिसी डेवलप की है उसके अकॉर्डिंग। इसका जो नेक्स्ट फिर आता है मेन क्राइटेरिया है वो है प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं। वहाँ पे मेजर ऑफ प्रोडक्टिविटी में जो हम वो है एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात होगी, जब भी हम प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे कि कितना एफिशिएंट है ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी जो मेजर में चीज़ें करनी है हमें वो है, पहला हमारा इंफॉर्मेशन नीड है, ठीक है। फिर प्रोडक्टिविटी के बारे में बात होगी, फिर इसमें जो चीज़ें यूनिट ऑफ मेजर का, तो इसमें है काउंट नंबर्स, डिलीवर्ड प्रोडक्ट और सर्विसेज, मेजर रिसोर्सेज कंजम्पशन लिमिटेड टू वर्कफोर्स, ठीक है। इसके बाद है मेजरमेंट मेथड, काउंट नंबर ऑफ यूनिट्स डिलीवर्ड,
प्रोडक्ट आर सर्विसेज, इसको सी से नोट करना है। पर स्पेसिफाइड यूनिट ऑफ टाइम स्मॉल टी से डिफाइन करना है। मेजर वर्क फोर्स रिसोर्सेज कंजप्शन, इसे हमें डब्ल्यू से डिनोट करना है। इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ओवर द सेम पीरियड ऑफ टाइम टी। ठीक है, क्या वो क्लियर होगा? कि जो डेटा टाइप होगा वो होगा इंटीगर टाइम, इंटीगर की हम बात की है। ठीक है, तो यहाँ पे सी जो है वो इंटीगर होना चाहिए, टी को टाइम में डिफाइन करेंगे हम, डब्ल्यू जो है वो भी इंटीगर होना चाहिए हमारा। फिर मेजर में जो चीज़ें आती हैं वो है सी स्मॉल टी, डब्ल्यू सी डिवाइडेड बाई डब्ल्यू फंक्शन ऑफ टी। ठीक है, ये एक्स तो यहाँ पे डिफाइन करने का मतलब है ये फंक्शन ऑफ टी की बात हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फंक्शन है ओवरऑल निकल के आता है वो है सी डिवाइडेड बाई डब्ल्यू फंक्शन ऑफ टी। तो फंक्शन को हमें इस तरह से देखना है यहाँ पे कि जो हमारी नंबर ऑफ डिलीवर्ड यूनिट्स थी वो कितनी है किसी स्पेसिफाइड टाइम में, और हमने उसके लिए कितना रिसोर्स यूज किया है। तो इसके साथ ही साथ यहाँ पे बात होती है कि अ, जैसे हमें प्रोडक्ट या सर्विसेज को रिकॉल करना पड़ता है, जबकि जब भी हमें नॉन कन्फर्मिटी आती है तो यहाँ पे उसके लिए एक अलग से टेबल डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए हमें नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी में रिकॉल की बात है, तो जिसमें फर्स्ट कॉलम है वो है इंफॉर्मेशन नीड, सेकंड कॉलम है प्रोडक्टिविटी इंक्लूडिंग रिकॉर्ड प्रोडक्ट। इसमें जो चीज़ें हैं वो है यूनिट ऑफ मेजर, काउंट नंबर डिलीवर्ड प्रोडक्ट, मेजर रिसोर्स कंजप्शन लिमिटेड टू वर्कफोर्स। ये जो इसमें थर्ड है रो, उसमें है मेजरमेंट मेथड, काउंट नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ डिलीवर्ड प्रोडक्ट सी, पर स्पेसिफाइड यूनिट ऑफ टाइम टी, काउंट नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ डिलीवर्ड प्रोडक्ट सी टी that can be recalled in a specified period of time t, t measure workforce resource consumption w involved in process over the same period of time t। तो इसमें जो डेटा टाइप है वो है इंटीगर टाइम इंटीगर। ठीक है, तो जो मेजर है इसमें वो है सी स्मॉल टी डब्ल्यू सी डिवाइडेड बाई डब्ल्यू एंड टी सी वन टी वन। ठीक है, और जो फंक्शन है इसमें वो है सी टी डब्ल्यू सी वन टी वन। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, जब हम ये रिकॉल की बात करेंगे प्रोडक्टिविटी में तो उसको उसका मेज़र कैसे सेट करना है, तो उसमें ये सारी चीज़ें हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी। ठीक है, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट मेन क्राइटेरिया की बात होती है उसमें है मेजर फॉर रॉ मटेरियल इफिशिएंसी की बात होती है। यहाँ पे एक चीज़ मुझे बताना भूल गया, जो C1 और T1 है वो डिफाइन करते हैं कि कितने नंबर्स रिकॉल पे आए थे, और जो T1 है वो है कि हमें रिकॉल कितने समय में हुई, उसको T1 से डिफाइन करना है। ठीक है, जो फंक्शन है उसको टोटल डिफाइन करेंगे तो उसमें जो चीज़ें हैं नंबर ऑफ प्रोड्यूस यूनिट C by specified unit of time T with consumption of W resources and number C1 that can be recalled in time T1। ठीक है, ये टोटल फंक्शन हो जाएगा इसका। इसके आगे जो अपन बात करें मेजर ऑफ रॉ मटेरियल एफिशिएंसी की बात है, जो अपना मेन क्राइटेरिया है। इसमें जो पहला कॉलम है वो है इंफॉर्मेशन नीड, सेकंड है एफिशिएंसी ऑफ रॉ मटेरियल कंजम्पशन, सेकंड वो है यूनिट ऑफ मेजर टन्स रॉ मटेरियल कंजम्पशन, काउंट प्रोड्यूस प्रोडक्ट और सर्विसेज। फिर थर्ड जो है मेजरमेंट मेथड, मेजर द वॉल्यूम ऑफ कंज्यूम्ड रॉ मटेरियल, उसको हमें एक्स से डिनोट करना है, ओवर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम स्मॉल टी से डिफाइन करना है। काउंट द नंबर ऑफ प्रोड्यूस्ड यूनिट
आर सर्विसेज, वो एन से डिफाइन करना है, और फिर हम ओवर दिस सेम पीरियड ऑफ टाइम टी। ठीक है। जो डेटा टाइप होगा उसमें कॉन्टिन्यूस होगा, काउंट होंगे। इसमें जो मेजर है वो है एन एक्स, एन डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है। और फंक्शन जो है इसका है वो है डिवाइड द नंबर ऑफ प्रोड्यूस्ड यूनिट एन बाय द क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल एक्स यूज्ड फॉर द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम टी। इस तरह से हमें जो मटेरियल एफिशिएंसी है रॉ मटेरियल, उसको इस तरह से मेजर करना है। आगे चलते हैं। फिर है ये जो हमारा 10 मेन क्राइटेरिया था उसका ये लास्ट है, मेजर ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। सो इसमें जो पहला कॉलम है वो है इंफॉर्मेशन नीड, फिर सेकंड है एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी कंजम्पशन, इसमें सेकंड रो है यूनिट ऑफ मेजर, मेगावाट आवर एनर्जी कंजम्पशन, काउंट, प्रोड्यूस प्रोडक्ट आर सर्विसेज। ठीक है। फिर है थर्ड जो रो है वो है मेजरमेंट मेथड, मेजर द क्वांटिटी ऑफ कंज्यूम एनर्जी, इसको एक्स से डिनोट करना है, ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड टाइम स्मॉल टी से डिनोट करना है, काउंट द नंबर ऑफ प्रोड्यूस्ड यूनिट आर सर्विसेज, इसको हमें एन से डिनोट करना है, ओवर द सेम पीरियड ऑफ टाइम। इसमें जो डेटा टाइप होगा वो कॉन्टिन्यूस काउंट होंगे, मेजर जो होगा वो होगा एन एक्स, एन डिवाइडेड बाई एक्स। फंक्शन जो इसमें है वो है डिवाइड द नंबर ऑफ प्रोड्यूस्ड यूनिट्स एन बाय द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी एक्स यूज्ड ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम टी। ठीक है। तो यहाँ तक अपनी मेन क्राइटेरिया की बात थी। अब हम सेक्टर स्पेसिफिक क्राइटेरिया की बात करेंगे। तो ऑप्शनल क्राइटेरिया इनिशियली डिफाइन किए थे 10+2 में। ठीक है। तो ये बचे हुए दो हैं यहाँ पे डिफाइन हो रहे हैं। तो इसमें जो पहला है वो है मेजर फॉर ईज ऑफ यूज। ईज ऑफ यूज आप समझ सकते हो कि किसी भी काम को आप करने जाते हो तो आपको उस चीज़ के प्रोसीजर को समझने में, उसको करने में कितना समय लग रहा है उससे रिलेट करता है। ठीक है। अभी हम इसके जब डिटेल में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि मतलब क्यों ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट कॉलम है वो है इंफॉर्मेशन नीड, सेकंड कॉलम है ईज टू यूज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, इसका सेकंड रो है यूनिट ऑफ मेजर, मिनट्स ड्यूरेशन ऑफ यूज, मिनट्स ड्यूरेशन ऑफ स्टार्टिंग और अंडरस्टैंडिंग। फिर है कैटेगरी ऑफ यूजर, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस यूजर। थर्ड रो है मेजरमेंट मेथड, मेजर द ड्यूरेशन of users t, measure the duration for starting or understanding how it works while using it, t start, count the category of user, f oblique f divided by e। डेटा टाइप जो है इसमें है वो कॉन्टिन्यूस है, काउंट है, मेजर्स जो है इसमें वो है एन एफ एन ई टी टी स्टार्ट टी माइनस टी स्टार्ट ऑब्लिक डिवाइडेड बाई टी, और ये सारे परसेंटेज में शो करने हैं। तो ये जो एन एफ है फर्स्ट टाइम के लिए है, एन ई है वो है एक्सपीरियंस वन के लिए है। ठीक है। और इसमें जो फंक्शन है हाँ वो है डिवाइडेड टाइम ऑफ यूजेस टी माइनस टाइम ऑफ स्टार्टिंग और अंडरस्टैंडिंग टी स्टार्ट बाई टाइम ऑफ यूजेस टी पर कैटेगरी। ठीक है। ये जो पर्टिकुलर मेजर है कैटेगरी है ये नॉर्मली बैंकिंग, ट्रेवल एजेंसी या फिर बुकिंग की जो वेबसाइट्स होती हैं, ऑनलाइन सर्विसेज हैं, उसमें बहुत यूज़ आती हैं, क्योंकि कितना समय लग रहा है कि यूज़र को चीज़ों को समझने में, उसको प्रोसेस करने में, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है वहाँ पे। तो इसको इस तरह से ईज ऑफ यूज़ को यहाँ पे इसका जो बेनिफिट है यहाँ पे लिया जा सकता है इस तरह की इंडस्ट्रीज में।
ठीक है। साथ ही साथ ईज ऑफ यूज का हमारे अदर सेक्टर्स में भी यूज है, इंडस्ट्री में भी यूज है कि किसी प्रोडक्शन सिस्टम में हो वहाँ पे भी बड़ा गेम प्ले करता है, रोल प्ले करता है। ठीक है, आप प्रोफेशनल तो इस बात को समझ सकते हो। ठीक है। जैसे मैंने पहले बताया, आपके पास एक प्रॉपर मैनुअल सिस्टम होना चाहिए। सिक्स सिग्मा को पहले सिस्टम को समझने के लिए और अप्लाई करने से पहले, या अगर आपके पास कोई मैनेजमेंट सिस्टम नहीं स्टैब्लिश्ड है, चाहे वो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम हो, वो किसी भी इंडस्ट्री का हो, तो आप ये नहीं कर पाओगे। पहले आपके पास एक अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम स्टैब्लिश होना चाहिए, तब जाके आप इन चीज़ों को मतलब अपने यहाँ स्टैब्लिश कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है। और साथ ही साथ जो ट्रांसपेरेंसी की बात है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो वो है जो 12 टाइप है मेन क्राइटेरिया का, अ, वो है इंडस्ट्री स्पेसिफिक मेजर। नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं। मेजर फॉर पोल्यूशन कंट्रोल। सो हाँ, जब हम पोल्यूशन कंट्रोल की बात करते हैं तो एयर, वाटर और सॉइल की बात होती है, रिस्पेक्ट में पोल्यूशन की बात होती है। ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला अपना कॉलम है उसमें भी इंफॉर्मेशन नीड, और सेकंड जो कॉलम है उसमें है पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर ऑफ द प्रोडक्ट ड्यूरिंग यूजेस एंड फॉर द प्रोसेस टू मैन्युफैक्चर इट। सेकंड जो इसमें है यूनिट ऑफ मेजर, काउंट नंबर ऑफ बीचेस ऑफ थ्रेशोल्ड। थर्ड कॉलम है मेजरमेंट मेथड, एयर, count the number of breaches of threshold. C year indicated by monitoring agency in specified time period. D water, count the number of breaches of threshold. C water indicated by monitoring agency in specified time period. D डेटा टाइप जो इसमें है वो इंटीगर है। मेजर जो है इसमें वो सी है, स्मॉल टी है, सी डिवाइडेड बाई टी है। ठीक है। और फंक्शन जो है इसका है वो है count number of breaches of threshold, C during a specified time period, small t। ठीक है। तो इस तरह से इसका मेजर आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा लास्ट मेन क्राइटेरिया का लास्ट पॉइंट था। इसके बाद बात होती है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। बेंचमार्क का ये पार्ट है, ये उसमें समरी डिफाइन की गई है, जो भी अभी तक मैं मेजर डिस्कस किए, उसकी समरी यहाँ पे टेबल में डिफाइन की गई है। ठीक है। सो इसमें जो फर्स्ट कॉलम है वो है क्राइटेरिया, सेकंड है अपॉर्चुनिटी, थर्ड है स्केल। ठीक है। और सेकंड रो में मेन हमने हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है। तो मेन में जो चीज़ें हैं, पहला क्राइटेरिया में डिस्कस किया वो है कंप्लायंस। अपॉर्चुनिटीज इसमें क्या है, मतलब इसमें रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है। स्केल हमें क्या मेजर करने का तरीका रहेगा, वो परसेंटेज में है। फिर है एथिकल बिहेवियर। अपॉर्चुनिटी है गुड प्रैक्टिसेस के रिस्पेक्ट में हमारे पास, उसको भी परसेंटेज में इम्प्रूव करना है, स्केल उसका परसेंटेज है। सिक्योरिटी एंड सेफ्टी है थर्ड क्राइटेरिया। अपॉर्चुनिटी क्या है, उसमें ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी है, नंबर ऑफ ब्रीचेस पर यूनिट टाइम स्केल है उसका। रिटर्न्स है फोर्थ क्राइटेरिया। अपॉर्चुनिटीज में जो है रिटर्न आर कंप्लाइंट है, और स्केल जो है नंबर ऑफ रिटर्न्स आर कंप्लेंट्स पर यूनिट टाइम। फिर इसके बाद जो बात है वो है अवेलेबिलिटी क्राइटेरिया की। उसमें जो अपॉर्चुनिटी है वो है टाइम एंड स्पेस, उसको भी हमें परसेंटेज में स्केल करना है। फिर नेक्स्ट क्राइटेरिया अपनी है ऑन टाइम डिलीवरी, डिलीवर्ड प्रोडक्ट, उसको भी हमें परसेंट में स्केल करना है। फिर है ऑन टाइम टू मार्केट, न्यू डिलीवर्ड प्रोडक्ट, स्केल जो है उसका परसेंटेज में है। प्रोडक्टिविटी, डिलीवर्ड प्रोडक्ट, उसका जो स्केल है वो भी वर्क फोर्स है। फिर है नेक्स्ट क्राइटेरिया रॉ मटेरियल इफिशिएंसी। अपॉर्चुनिटी जो है उसमें वॉल्यूम है, वॉल्यूम पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें स्केल। फिर है एनर्जी इफिशिएंसी। अपॉर्चुनिटी जो है इसमें एनर्जी कंजप्शन है, और जो स्केल है उसका एनर्जी पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। फिर जो नेक्स्ट रो है वो है ऑप्शनल, जो लास्ट के दो थे, उस
यहाँ पे उसके बारे में बताया है। उसमें जो क्राइटेरिया थी वो है ईज ऑफ यूज, अपॉर्चुनिटी उसमें क्या है टाइम टेकन, और स्केल जो है परसेंटेज। फिर है पोल्यूशन कंट्रोल, बीचेस ऑफ थ्रेशोल्ड उसकी अपॉर्चुनिटी है, और जो उसका स्केल है वो नंबर ऑफ बीचेस पर यूनिट टाइम। इस तरह से ये समरी थी आपको एक जगह समझने के लिए, जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया बेंचमार्क के रिस्पेक्ट में। उसको कैसे जब हमने हमने मेजरेबल बनाया, उस पर क्या मेजर्स हमने सेट किए, ठीक है, उसके स्केल्स क्या हैं, उसके अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, उसको यहाँ समझने में एक जगह आपको हेल्प मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्लॉज है बेंचमार्किंग का, ये सेवेंथ क्लॉज है स्टैंडर्ड का। इसके फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इसमें जो चीज़ें हैं कंप्लीट प्रोसेस, स्टेप्स, ऑब्जेक्टिव्स, मेजरमेंट, कंट्रोलिंग, कंपैरिजन। तो बेंचमार्किंग को हमें इस तरह समझना है कि जो बेंचमार्किंग है वो एक कंप्लीट प्रोसेस है, और इसमें जो इसके टोटली 4 स्टेप्स हैं, जिसमें हम एक में पहले में ऑब्जेक्टिव स्टैब्लिश करेंगे, सेकंड जो स्टेप है उसको वो मेजरमेंट का है हमारा, तीसरा जो स्टेप है वो है कंट्रोलिंग, ठीक है, इसमें हम जो क्वालिटी है मेजरमेंट रिजल्ट्स की उसको कंट्रोल करेंगे। फिर चौथा जो स्टेप है बेंचमार्किंग का वो है कंपैरिजन का, ठीक है। इस तरह से ये एज अ कंप्लीट प्रोसेस इस्टेब्लिश होता है, डिफाइन होता है बेंचमार्किंग। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ऑब्जेक्टिव इस्टेब्लिशमेंट स्टेप, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपॉइंटमेंट, पॉलिसी पॉलिसी वैलिडेशन, क्राइटेरिया रिजल्ट्स, मैनेज्ड, ट्रेसेबिलिटी। तो इसमें स्टैंडर्ड पहला चीज जो कहता है कि हमें एक पर्सन को अपॉइंट करना है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेंचमार्किंग जिसको एलोकेट करनी है। फिर इसके बाद आती है कि जो बेंचमार्किंग की पॉलिसी हमने बनाई है उसको उसका वैलिडेशन होना चाहिए। जो भी कंपनी का जनरल मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट है, वो उसको वैलिडेट करें उन पॉलिसीज को। और साथ ही साथ जो हमारी 10 मेन क्राइटेरिया है और उसके 30 सब क्राइटेरिया हैं बेंचमार्क के, वो अच्छे तरीके से मैनेज हों, इसका हमें ध्यान रखना है जब भी हम ऑब्जेक्टिव इस्टेब्लिशमेंट की बात करेंगे बेंचमार्किंग की। और साथ ही साथ ट्रेसेबिलिटी अच्छी तरीके से मेंटेन होनी चाहिए, जो भी हम रिजल्ट्स या फिर डेटा जनरेट करें बेंचमार्किंग के रिस्पेक्ट में, और वो ट्रेसेबल हो विद टाइम, जिससे कि हम इसे जब भी हमें इसको रिप्रोड्यूस करने की ज़रूरत पड़े इन फ्यूचर, या उससे हेल्प लेना चाहें या उसको एज अ रेफरेंस यूज़ करना चाहें, तो हम उसको फर्दर रिप्रोड्यूस कर सकें। इन चीज़ों का खास ध्यान रखना है जब भी हम इस्टेब्लिशमेंट की बात करेंगे बेंचमार्किंग की। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो है मेजरमेंट स्टेप। उसमें है बिग डेटा टेक्निक। उसमें जो चीज़ें हैं वो है डेटा कलेक्शन, मेथड डिस्क्राइब, सोर्सेस, सैम्पलिंग, स्टैटिस्टिकल मेथड्स, फ्रीक्वेंसी। फिर है बिग डेटा टेक्निक का नेक्स्ट पॉइंट डेटा अरेंजमेंट, क्लीनिंग और होमोजेनेशन। फिर थर्ड पॉइंट है डेटा क्वालिटी वैलिडेशन। उसमें है मेथड, सोर्स, डेट, इंचार्ज, एस्टिमेशन, प्रोसीजर, डिस्क्रिप्शन, क्रॉस चेक। तो जो हमने अभी बेंचमार्क की बात करी, हमने बेंचमार्क सेट किए, तो वो तभी हो सकता है जब हमारे पास एक
एक अच्छा मेजरमेंट स्टेप हो, जिसके थ्रू हम जो कलेक्शन है डाटा का, उनकी गैदरिंग है, उनकी प्रोसेसिंग है और फर्दर उनका डिस्पोजल है या फिर डिस्प्ले है, वो एक अच्छे तरीके से करें। तभी हमारा अ, जो हमारा उसका इवेल्युएशन है वो अच्छे तरीके से हो पाएगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है। और यहाँ पे जो बात होती है वो है बिग डेटा टेक्निक की बात होती है कि हम कैसे मैनेज करना है उस डेटा को। उसमें जो पहला पॉइंट है वो है डेटा कलेक्शन का, जिसमें है कि हम कैसे डेटा को कलेक्ट करेंगे, उसमें हमारे क्या मेथड्स होंगे, उसको हमें डिफाइन करना है, आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो उसमें जो चीज़ें आती हैं वो है सोर्स है, इसमें रिपोर्ट हो सकती है, ऑटोमेटिक कलेक्टिंग फ्रॉम सेंसर्स हो सकता है, फिर या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव फाइल्स हो सकती हैं, लॉग्स हो सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल है सोर्स का डेटा कलेक्शन के। फिर सैम्पलिंग हो सकता है डेटा कलेक्शन का एक तरीका, इसमें हम किसी तरह से चीज़ों को फिल्टर कर रहे हैं, सैम्पलिंग कर रहे हैं डेटा क्रिएट करने के लिए। फिर कुछ हमारे स्टेटिस्टिकल मेथड हो सकते हैं जिसके थ्रू हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो फ्रीक्वेंसी है कलेक्शन की वो क्या होगी, उसे हमें डिफाइन करना है डेटा कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सारी चीज़ें हमें डिस्क्राइब करनी है मेथड और गैदरिंग द डेटा। ठीक है, डेटा कलेक्शन में ये सारी चीज़ें आ गई। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है बिग डेटा टेक्निक में वो है डेटा अरेंजमेंट्स। ठीक है, जब हमारे पास डेटा कलेक्ट हो जाए हमें, तो हमें उन्हें कैसे अरेंज करना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि डेटा को रेंडमली कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं या फिर रख सकते हैं, तो उनका कोई मतलब यूज़ करने में उनको बहुत ही बड़ा इशू रहेगा। तो उनका एक प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, कैसे हम डेटा को अरेंज कर पाए करें, जिससे कि वो हमें फर्दर यूज़ करने में उसको आसानी हो, या आफ्टर टाइम पीरियड हम उसको बेटर तरीके से यूज़ कर सकें। तो इसमें स्टैंडर्ड में दो चीज़ें डिफाइन करी गई हैं कि क्लीनिंग का हमें ध्यान रखना चाहिए, और साथ ही साथ होमोजिनेशन जो है डेटा का अच्छा होना चाहिए, जिससे कि हम डेटा को सही तरीके से आगे यूज़ कर सकें। जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है बिग डेटा टेक्निक का वो है डेटा क्वालिटी वैलिडेशन। तो जो डेटा क्वालिटी वैलिडेशन है, इसमें हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन के पास एक मेथड होना चाहिए जिससे कि वो वेरीफाई कर पाए, एसेस कर पाए जो कलेक्टेड डेटा है। और इसमें जो चीज़ें होनी चाहिए इस मेथड में वो सोर्स, डेट ऑफ कलेक्शन, पर्सन इन चार्ज। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी हम डेटा वैलिडेट करने की बात करते हैं, क्वालिटी वैलिडेशन की बात करते हैं। इसके साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट और रोल प्ले करता है वैलिडेशन के लिए वो है हमने जो डेटा जनरेट किया है उसका एस्टिमेशन हमने कैसे किया है, उसकी क्वालिटी क्या थी एस्टिमेशन की, और जो डेटा कलेक्शन का प्रोसीजर हमने डेवलप किया है उसके जो डिस्क्रिप्शन है उसकी क्वालिटी कैसी थी। ठीक है, और साथ ही साथ जो डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं उसका क्रॉस चेक कंट्रोल कैसा है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब वैलिडेशन की बात करते हैं। तो इनको कंबाइंड मैनर में हमें एक चीज़ों को रिव्यू करना है, उसके बाद ही हमें जो मेथड हम डेवलप करेंगे वैलिडेशन का डेटा क्वालिटी के, उसको जनरेट करना है और उसको फर्दर इम्प्लीमेंट और इस्टेब्लिश करना है अपनी कंपनी के अंदर। इसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्लॉज जो है बेंचमार्किंग का वो है कंट्रोलिंग द क्वालिटी ऑफ मेजरमेंट रिजल्ट्स, प्रॉपर्टीज, precision, describe nearly equal values, consistency, describe obtain, coherence, up to date, describe duration, collecting steps, publication date, weekly processes.
सो जो जब हम कंट्रोलिंग की बात करेंगे, जो भी हमने मेजरमेंट रिजल्ट्स हैं हमारे, उनकी क्वालिटी को लेके, जो भी अभी हमने बेंचमार्क के क्लास में डिस्कस किए, तो उसमें कुछ इम्पोर्टेंट उसके पैरामीटर्स हैं। जब हम उनकी क्वालिटी को कंट्रोल करने की बात करते हैं, उसमें पहला है प्रिसीजन, कंसिस्टेंसी, अप टू डेट। थर्ड है प्रिसाइज डाटा होना चाहिए हमारे पास, जो भी हमने हमारे मेजरमेंट रिजल्ट्स आए हैं निकल के, का प्रिसीजन हमें कैसे सेट करना है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन को डिस्क्राइब करना है कि उसके प्रिसीजन को कैसे मेंटेन करें, क्योंकि ये बहुत टफ हो जाता है जब भी नियरली टोकन वैल्यूज की बात आती है, और उसमें डिस्टिंग्विश करना। तो हमारे पास एक तरीका होना चाहिए, एक मेथड डिस्क्राइब हमें करना है कि हम कैसे प्रिसाइज रिजल्ट्स हैं उसको अपने फर्दर इवेल्युएशन में यूज करें। ठीक है, तो डिसीजन पहला है। फिर कंसिस्टेंसी की बात होती है, उसमें जो कंसिस्टेंसी में चीज़ें हैं कि हमें कंसिस्टेंट मैनर में डेटा को ऑब्टेन करना है, और कोहेरेंस जो है उसका, उसको मेंटेन करना है, जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा हम जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए भी ऑर्गेनाइजेशन को डिस्क्राइब करना है कि कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें। फिर जो थर्ड लास्ट है, उसमें हमें डिस्क्राइब करना है कि अप टू डेट हमें कैसे रखना है डेटा को, क्योंकि होता क्या है कि कभी डेटा जनरेट होता है और वो टाइमली प्रोसेस नहीं होता है फर्दर, तो उसका कोई यूज़ नहीं रह जाता है, या फिर उससे हम इम्प्रूवमेंट लेके नहीं आ सकते हैं अपने रिस्पेक्टिव वर्क में। तो कैसे हम उसको क्विकली प्रोसेस करें उस डेटा को, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है विथ रिस्पेक्ट टू क्वालिटी। तो हमें इसमें ड्यूरेशन का ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो भी कलेक्शन स्टेप्स हैं उसको कैसे क्या क्या होने चाहिए, ठीक है, कितना समय लगेगा, और कैसे उस डेटा को पब्लिश करना है फर्दर वर्क के लिए, ये सारी चीज़ें हमें डिस्क्राइब करनी है ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, जिससे कि जो क्वालिटी है मेजरमेंट रिजल्ट की, वो कंट्रोल्ड रहे, और उसका हम फुल जो एडवांटेज है वो ले सकें। ठीक है, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्लॉज है वो है कंपैरिजन स्टेप, रेफरेंस पॉइंट, फर्स्ट रिजल्ट्स, कंपैरिजन टेबल। तो बेंचमार्किंग का ये नेक्स्ट पॉइंट है। तो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट की बात होती है कि हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट होना होना चाहिए जब भी हम कोई मेजरमेंट करें। अ, जब भी हम एक किसी मेजरमेंट तक पहुँच रहे हैं, जब भी रिजल्ट्स हमें कुछ मिले मेजरमेंट के थ्रू, हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए जिससे कि हम उसे चेक कर सकें। और इन केस हमारे पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है उस कंपेयर करने के लिए उस रिजल्ट्स को, तो हमें जो हमारा फर्स्ट रिजल्ट है, जब भी हमने चीज़ों को स्टार्ट किया था, तो जो फर्स्ट रिजल्ट था उसको एज अ रेफरेंस पॉइंट हमें यूज़ करना है, उसके रिस्पेक्ट में चीज़ों को कंपेयर करना है रिजल्ट्स को। और हमें अगर हमारे पास कोई रेफरेंस पॉइंट है जो एग्जिस्ट करता है सिस्टम में, तो भी जो हमारे क्राइटेरिया हैं सारे, उनको उनके कंपेयर में कंपेयर करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, तो इसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना है इंटरनल बेंचमार्किंग। इसमें जो चीज़ें हैं वो है थ्री स्पेसिफिक टाइप। हिस्टोरिकल बेंचमार्किंग, इसमें है एस्टेब्लिश टू डिफरेंट टाइम पीरियड्स, इम्प्रूवमेंट, पेस। फिर है फंक्शनल बेंचमार्किंग, ह्यूमन रिसोर्स, सेल्स, मार्केटिंग। फिर है आई आई पब्लिक ओ बेंचमार्किंग, इनपुट आउटपुट बेंचमार्किंग, सप्लायर्स डिलीवरी एंड कस्टमर्स डिलीवरी। तो ये सारे पार्ट्स हैं इंटरनल बेंचमार्किंग के। ये जो इंटरनल बेंचमार्किंग है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्म होती है। ठीक है, और इसमें स्टैंडर्ड जो कहता है, जो भी हमारे 10 मेन क्राइटेरिया हैं उस पे
सब क्राइटेरिया है उनको हमें कंपेयर करना है दूसरे डिपार्टमेंट से, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है कंपनी के, सर्विसेज जो है उसकी, उनको हम एक साथ लेके कंपेयर करना है। ठीक है। अ, जो कि हमारा एज अ इंटरनल बेंचमार्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क करेगा। उसका आप इम्पोर्टेंट समझ सकते हो क्यों जरूरी है इंटरनल बेंचमार्किंग, और इसको कंपेयर करना डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कंपनी के अंदर ही। ठीक है। इसके साथ साथ तीन स्पेसिफिक टाइप इंटरनल बेंचमार्किंग के। सबसे पहला है हिस्टोरिकल बेंचमार्किंग, जब हम किसी पर्टिकुलर डेटा को, रिजल्ट्स को, किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के की, जब हम डिफरेंट टाइम पीरियड के जो डेटा थे उससे कंपेयर करते हैं। वो दो डिफरेंट टाइम पीरियड के डेटा हो सकते हैं कि एक साल के अंदर हो सकता है, या फिर अलग अलग मंथ के हो सकते हैं, या फिर सालों में अलग अलग सालों के हो सकते हैं। जो भी हमें हमने बेस्ट अचीव किया था कोई रिजल्ट, तो जो भी हमारा रिजल्ट अभी करंटली हमने जनरेट किया है उसको उससे कंपेयर करना है हिस्टोरिकल बेंचमार्किंग के थ्रू, जिससे कि हम इवेलुएट कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट का, जो हमारा पेस है कंपनी का, प्रोसेस का, या पर्टिकुलर क्राइटेरिया का, वो कैसा है। ठीक है। और आफ्टर अ टाइम पीरियड हमने कितना उसमें इम्प्रूवमेंट हमें मिला है, उसके क्वालिटी, परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी के रिस्पेक्ट में। ठीक है। सो स्टैंडर्ड यहाँ पे कहता है कि हमें इस्टेब्लिश करना है हिस्टोरिकल बेंचमार्किंग को अपनी कंपनी के अंदर, और उसमें हमें डिफाइन करना है कैसे रिजल्ट्स हमें हमें डिफाइन करने हैं। सारी चीज़ें उसमें हमारे पास एक इस्टेब्लिश प्रोसीजर होना चाहिए हिस्टोरिकल बेंचमार्किंग के रिस्पेक्ट में। फिर सेकंड जो पॉइंट आता है इसमें फंक्शनल बेंचमार्किंग का, इंटरनल बेंचमार्किंग में जो भी स्पेसिफिक फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स, सेल्स, मार्केटिंग, उनको हमें उसमें बेंचमार्किंग के क्या मतलब उसमें क्राइटेरिया सेट करने हैं, उसको हमें कैसे इंटरनली बेंचमार्क करना है, उसमें हमारा क्या रेफरेंस पॉइंट होगा जिसके थ्रू हम उसको कंपेयर करेंगे कि हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, या फिर सेल्स डिपार्टमेंट है, या फिर मार्केटिंग है, या और कोई फंक्शन है कंपनी का, उसमें जो इम्प्रूवमेंट है और उसका जो पेस है इम्प्रूवमेंट का, वो इनहेंस हो रहा है या फिर ग्रो कर रहा है। तो ये चीज़ें हमें करनी है फंक्शनल बेंचमार्किंग के थ्रू। फिर जो उसमें थर्ड आता है वो है इनपुट आउटपुट बेंचमार्किंग। इसमें जो फोकस है बेंचमार्किंग का वो है कंपेयर करने में कि जो हमारा क्वालिटी लेवल हमने इनपुट के टाइम पे देखा था, उसको हमें कंपेयर करना है आउटपुट की क्वालिटी लेवल से। ठीक है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट दो चीज़ें आती हैं वो है क्वालिटी कंट्रोल, जो सप्लायर हमें डिलीवर करता है उसकी क्वालिटी कंट्रोल की बात होती है, और कस्टमर को डिलीवर करते हैं प्रोडक्ट उसकी क्वालिटी कंट्रोल की बात होती है। ठीक है। तो ये इस तरह से इनपुट आउटपुट बेंचमार्किंग है। ठीक है। तो इसको भी डिफाइन करना है, हम इसको कैसे करेंगे। तो ये था इंटरनल बेंचमार्किंग। हम आगे चलते हैं एक्सटर्नल बेंचमार्किंग। नेक्स्ट पॉइंट है बेंचमार्किंग का। इसमें जो पॉइंट लिए कंपैरिजन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस, कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग, परफॉर्म, हिस्टोरिकल बेंचमार्किंग। सो शुरू में हमने बात करी सप्लाई चेन की। वहाँ पे हमने इस चीज़ को समझा था कि कंपटीशन बेंचमार्किंग में क्या इम्पोर्टेंस है उसकी। तो यहाँ पे उसी चीज़ के बारे में डिफाइन कर रहा है एक्सटर्नल बेंचमार्किंग के रिस्पेक्ट में। जब भी हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के क्वालिटी, परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी को कंपेयर करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हमारा कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग डेवलप होती है। ठीक है। और उससे कंपेरिजन्स होते हैं, और एक दूसरी कंपनी से एक दूसरी कंपनी को बेटर बनने के लिए ये यूज में आता है कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग, या फिर इसको कह सकते हैं एक्सटर्नल बेंचमार्किंग। और स्टैंडर्ड इसमें इम्पॉर्टेंट एक चीज़ बोलता है कि आप जब भी एक्सटर्नल बेंचमार्किंग के लिए जाओ, तो
उससे पहले आपको जो हिस्टोरिकल बेंचमार्किंग है वो आपको परफॉर्म करना है, तभी जाके आप एक्सटर्नल बेंचमार्किंग परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है सप्लाई चेन बेंचमार्किंग, डिफेक्ट्स प्रोपोगेशन, फोर्थ रिजल्ट, benchmarking in an organization decomposed into different processes. So benchmarking एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें सेट करना है, जिससे हम डिफरेंट जो प्रोसेसेस है कंपनी के उसको कंपेयर कर सकें। उसमें कि हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड में फॉर एग्जांपल के लिए एक टेबल डिफाइन किया है जो नीचे दिया हुआ है। ठीक है। उसके थ्रू हम मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि बेंचमार्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन कैसे डिफाइन होती है। ठीक है। तो इसमें जो पहला है रो, इसमें है ऑर्डर प्रोसेस, इसमें परचेजिंग है, लॉजिस्टिक्स है, प्रोडक्शन है, कंडीशनिंग है, डिलीवरी है, इनवॉइसिंग है। तो सेकंड रो में जब आएंगे तो डिफेक्ट्स इन पीपीएम इसमें है, परचेजिंग में 225 है, लॉजिस्टिक में 7 है, प्रोडक्शन में 45 है, कंडीशनिंग में 12 है, डिलीवरी में 3 है, इनवॉइसिंग में 56 है। तो जब हम इस टेबल को मेंटेन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो एक तरह से जो सप्लाई चेन है उसके बेंचमार्किंग को डिफाइन करती है, और हम चीज़ों को कंपेयर करते हैं कहाँ पे कितने डिफेक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है। फिर इसके बाद अ, बात आती है मॉडल ऑफ डिफेक्ट रेट प्रोपोगेशन की। इसमें प्रोपोगेशन कोफिशिएंट के की बात करते हैं। तो जो प्रोपोगेशन मॉडल ऑफ डिफेक्ट रेट प्रोपोगेशन है वो हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि जो कंप्लीट डिफेक्ट है वो कैसा है, मतलब इसमें जो चीज़ें हैं वो पहला है इसमें डिफेक्ट रेट, और सेकंड इसमें रो में वैल्यू है। तो पहला जो देखना हमें वो इनपुट डिफेक्ट्स लेवल है, वो सी इनपुट होगा। फिर है प्रोसेस और एक्टिविटी डिफेक्ट्स लेवल, सी प्रोसेस है उसमें। फिर है आउटपुट डिफेक्ट्स लेवल, सी आउटपुट है। तो इसमें हमें तीन वैल्यूज मिल रही हैं। ठीक है। सी इनपुट, सी प्रोसेस एंड सी आउटपुट, और यहाँ पे प्रोपोगेशन कोफिशिएंट के की बात हो रही है। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड पे। तो यहाँ पे वहाँ पे आपको डिफाइन करेंगे कि कैसे वैल्यू एक दूसरे से रिलेट करती हैं, और एज अ एडिशन फॉर्म कैसे इन्हें देखना है। तो जब ये इसमें है इन द केस ऑफ फुल डिटेक्ट प्रोपोगेशन, तो हमें देखना है सी आउटपुट इज इक्वल टू सी इनपुट प्लस सी प्रोसेसर। ठीक है। और ये हमारा वर्स्ट केस होता है। ठीक है। जहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा जो डिफेक्ट प्रोपोगेशन है वो सबसे हाई देखने को मिलता है। और जब हम के का यूज़ करते हैं जो कि कोफिशिएंट था, तो जो प्रोपोगेशन है डिफेक्ट का वो लोअर करने के लिए यूज़ होता है के। और के जो है वो ऑर्गेनाइजेशन इंडेक्स की तरफ होता है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन इंडेक्स है के। फर्दर स्टैंडर्ड हम बात करेंगे डीमैक की या फिर डीएफएसएस की, तो वहाँ पे उसके बारे में डिफाइन करेंगे के बारे में डिटेल में। जब लोअर करने की बात आती है तो वहाँ पे होता है सी आउटपुट इज इक्वल टू के इंटू सी इनपुट प्लस सी प्रोसेस। के की जो वैल्यू है 0 to 1 के बीच में होती है, जिससे कि जो प्रोपोगेशन आउटपुट का है डिफेक्ट का वो हमारा रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि पॉइंट्स में हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं सी इनपुट प्लस सी प्रोसेस के एडिशन को से। ठीक है। इसके बाद जो स्टैंडर्ड ने बात की है बेंचमार्किंग क्लॉज के अंदर, इसके साथ ही साथ अगर के को और डिफाइन करें तो जो के है वो सप्लाई चेन के रिस्पेक्ट में इवेलुएट होता है। और की चेन कहा जाता है उसको, क्योंकि सारी जो प्रोसेसेस हैं एक कंपनी का जो भी वर्किंग है वो किसी सप्लाई चेन से एसोसिएटेड होती है।
चाहे वो अप स्ट्रीम में वर्क कर रही हो या फिर डाउन स्ट्रीम में वर्क कर रही हो। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट सिलेक्शन की। इसमें जो कीवर्ड्स दिए हैं डी मैक एंड डी एफ एस एस लीन प्रिंसिपल्स की बात की है। ठीक है। तो सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट सिलेक्शन की जब हम बात होंगी तो जो हमारी क्वालिटी है, परफॉर्मेंस है, प्रोडक्टिविटी है, उसके कंपैरिजन की बात होगी। और ये सारी चीज़ें हमें किससे कंपेयर करना है, उसमें स्टेट ऑफ आर्ट की मैंने बात करी, तो इसके थ्रू हमें कंपेयर करना है। फिर हमें कंपैरिजन के रेफरेंस पॉइंट सेट करने हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और जो हमारे वीक पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ ही साथ कैसे हमें जो इम्प्रूवमेंट की चीज़ें हमें दिख रही हैं, जो हमें रिजल्ट से निकल के आई हैं, उसको कैसे हमें अपने सिस्टम में इम्प्लीमेंट करना है। उसके प्रोग्राम क्या होंगे, तो जो इम्प्रूवमेंट के प्रोग्राम होंगे वो डी मैक और डिफाइंड मेजर, डी मैक और डी एफ एस एस के अलावा लीन प्रिंसिपल्स की भी यहाँ बात होती है जब भी हम इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम की इम्प्लीमेंट करने की बात करेंगे, जो हमारे सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट से निकल के आएंगे। लीन प्रिंसिपल्स में फ्लो मैनेजमेंट, प्रोडक्टिविटी, ओटीटी एंड एफिशिएंसी की बात होती है। तो ये यहाँ तक चीज़ें हैं सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट सिलेक्शन की। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना, फिर नेक्स्ट साइड पे चलते हैं। ये लास्ट पॉइंट है क्योंकि एट्थ है क्लॉज स्टैंडर्ड का, इंटरफेस विद अदर टाइप ऑफ बेंचमार्किंग। इसमें जो पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं, प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ठीक है। तो हम अपनी क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस को तो इम्प्रूव कर ही रहे हैं, और बेंचमार्किंग के थ्रू या फिर बेंचमार्क हम सेट कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम कुछ और भी इससे बेनिफिट ले सकते हैं जिससे कि हमें फर्दर इम्प्रूवमेंट मिल सके। तो उसमें दो चीज़ें आती हैं। एक जो प्रोडक्ट के परफॉर्मेंस है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, पर्टिकुलर जो हमने बेंचमार्क सेट किए हैं उससे, और दूसरा एक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। इसीलिए यहाँ पे इंटरफेस की बात कर रहा है कि जो हमारे रिजल्ट्स निकल के आएंगे, अभी तक जो हमने बेंचमार्क की बात की, जो क्राइटेरिया की बात करी, जो उसके रिजल्ट्स हैं, उससे जो हम इम्प्रूवमेंट पर्टिकुलर क्राइटेरिया में देख देख लेके आएंगे फर्दर, उसको हम एज ए इंटरफेस अपने जो प्रोडक्ट परफॉर्मेंस है उसको कैसे यूज कर सकते हैं, उस पर भी ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर सकती है। ठीक है। साथ ही साथ जो ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। हमारे एग्जिस्टिंग मेन क्राइटेरिया है 30 के सब क्राइटेरियाज हैं, उनके थ्रू इस पे भी हमें बहुत हेल्प मिल सकती है। तो स्टैंडर्ड इस बारे में कहता है। ठीक है। तो यहाँ तक एट्थ क्लास था। इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको जो नेक्स्ट है वो डिफाइन कर देता हूँ। एक टेबल है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जो मैंने शुरू में बात करी थी टाइप ऑफ क्राइटेरिया की। इसमें हम मेन क्राइटेरिया और सब क्राइटेरिया को रिलेट करेंगे कि मेन क्राइटेरिया की सब क्राइटेरिया क्या क्या है। इसमें जो पहला हमने कंप्लायंस की बात की थी, कंप्लायंस की जो मेन सब क्राइटेरिया हो सकती है वो है रेगुलेशन, फंक्शनल, कॉन्टेक्चुअल, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज। ठीक है। फिर जो सेकंड मेन क्राइटेरिया था उसमें था एथिकल बिहेवियर, उसमें है एचआर प्रोसेस, फेयर ट्रेड, लोकल कम्युनिटी, चैरिटी। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है सिक्योरिटी या फिर सेफ्टी। उसमें जो सब क्राइटेरिया है इसके वो है पर्सन एक्टिविटी, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, पर्सन पैसिव सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, ऑर्गेनाइजेशन पैसिव सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, रिटर्न्स, यूजर कंप्लेंट्स, प्रोडक्ट रिटर्न। फिर अवेलेबिलिटी आता है मेन क्राइटेरिया। उसमें जो चीज़ें आ सकती हैं डायरेक्ट अवेलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, ऑथेंटिसिटी, accessibility, continuity, recovery, fault tolerance,
रोबस्टनेस। फिर जो नेक्स्ट मेन क्राइटेरिया है वो ऑन टाइम डिलीवरी की है। उसमें जो सब क्राइटेरिया है, टाइम टू डिलीवर है, रिएक्टिविटी है, फिर है ऑन टाइम टू मार्केट है, टाइम टू मार्केट, मार्केट रिएक्टिविटी है। फिर इफिशिएंसी की जो मेन क्राइटेरिया थी उसमें था प्रोडक्टिविटी, उसके सब क्राइटेरिया है प्रोडक्टिविटी एंड रिकॉल। फिर रॉ मटेरियल इफिशिएंसी का कोई सब क्राइटेरिया नहीं डिफाइन किया स्टैंडर्ड ने, एनर्जी इफिशिएंसी का सब कोई सब क्राइटेरिया नहीं डिफाइन किया स्टैंडर्ड ने। फिर इंडस्ट्री स्पेसिफिक जो क्राइटेरिया थे दो, उसमें था पहला ईज ऑफ यूज, उसमें जो सब क्राइटेरिया उसके हैं वो एर्गोनॉमिक है, ईज ऑफ स्टार्टिंग है, ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, कंज्यूमर इंफॉर्मेशन है, मेंटेनेबिलिटी। फिर जो नेक्स्ट स्पेसिफिक क्राइटेरिया इंडस्ट्री का वो है पोल्यूशन कंट्रोल। उसमें जो सब कैटेगराइजेशन है उसका वो है एयर पोल्यूशन कंट्रोल है, वाटर पोल्यूशन कंट्रोल है। तो इस तरह से ये सब कैटेगरीज आती हैं। और इसमें जो एक थर्ड कॉलम है इसमें डिस्क्राइब किया है सब क्राइटेरिया को कि वो जो हमने अभी सब क्राइटेरिया मेन क्राइटेरिया की बताई, उसमें उसका जो डिटेल क्या है, उसका डिफिनीशन क्या है, उससे क्या चीज़ें कहना चाह रहा है स्टैंडर्ड। ठीक है। तो जैसे कि मैंने इनिशियली स्टैंडर्ड की ट्रेनिंग में बताया था कि आपके पास एक मैनेजमेंट सिस्टम पहले होना चाहिए, तभी जाके आप इसको अच्छे तरीके से अपने यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इसमें एक पर्टिकुलर तरीका होना चाहिए कि जिसमें आप कॉन्टेक्स्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन का क्या है उसको क्लियरली आइडेंटिफाई कर लो, डिसाइड कर लो, रिकॉर्ड कर लो, उसके बाद इन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ो, तभी बेटर तरीके से चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है। तो यहाँ तक आपकी समझने के लिए इजी है, तो यहाँ तक मैंने बताया। ठीक है। इसके अलावा स्टैंडर्ड्स में कुछ टेबल्स दिए हुए हैं डिफरेंट स्पेसिफिक इंडस्ट्री वाइज, जिसमें कि जो अभी तक हमने मेजर की बात करी, एग्जांपल ऑफ रिजल्ट्स की बात करी, कैसे डिफाइन करने हैं, तो आप समझ गए होंगे, वो सारी चीज़ें बताई हैं। साथ ही साथ जो फूड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसके मेन क्राइटेरिया, सब क्राइटेरिया और डिस्क्रिप्शन के बारे में डिफाइन किया है। यही चीज़ें फिर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए भी डिफाइन की गई है स्टैंडर्ड में, एक एनेक्चर में, टेबलर फॉर्म में। रिटेल बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए डिफाइन की गई है। फिर उसके बाद अ, एक टेब इंडेक्स है, एनेक्चर है जी, उसमें क्लॉथिंग एंड लेदर इंडस्ट्री के लिए चीज़ें डिफाइन की गई हैं। फिर नेक्स्ट जो एनेक्चर एच है उसमें टेलीकॉम इंडस्ट्री से रिलेटेड मेन क्राइटेरिया, सब क्राइटेरिया डिफाइन किए गए हैं। फिर होटल बिजनेस के रिस्पेक्ट में चीज़ें डिफाइन की गई हैं, और उसके बाद रिटेल बिजनेस के लिए भी डिफाइन की गई हैं। फिर एक पोल्ट्री इंडस्ट्री का एग्जांपल लेके चीज़ों को ब्रीफ किया गया है, कैसे जो चीज़ें हमने अभी तक डिस्कस की उसको कैसे समझ सकते हैं। ठीक है। तो मुझे वो आशा है कि आप लोग को समझ में आई होंगी चीज़ें, और अगर आप प्रोफेशनल हैं, आपको बेसिक नॉलेज है, तभी आप इन सब चीज़ों को समझ सकते हो इन डिटेल, इन डेप्थ। ठीक है। लास्ट में जो बिब्लियोग्राफी है इस स्टैंडर्ड की, उसमें 5 स्टैंडर्ड्स मेंशन किए गए हैं। उसमें एक 9001 है, एक 9000 है आईएसओ का, फिर एक आईएसओ 14001 है, आईएसओ 2382 है, एक है आईएसओ 13053-2। ये 5 स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफी में यूज किए गए हैं। नेक्स्ट स्टैंडर्ड हम अपने ट्रेनिंग करेंगे डीमैट के ऊपर और डीएफएसएस के ऊपर। वो बहुत ज़रूरी है सिग्मा को फर्दर इम्प्लीमेंट इंटीग्रेट करने में, उसका ओवरऑल बेनिफिट एडवांटेजेस को देने के लिए। तो यहाँ पे मैं ट्रेनिंग का जो खत्म करता हूँ कि लास्ट पेज है स्लाइड का जो आपको दिख रहा है, इस पे हमारी सर्विसेज के बारे में बताया गया है, हमारी कंपनी का नाम है, हमारी टैगलाइन है द थर्ड पार्टी एक्सपर्ट।
हमारी वेबसाइट है, मेल आईडी है, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। जल्दी मिलेंगे।